आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। लास्ट टाइम हमने वेस्टर्न फिलोसफीज की थी, याद है सबको? वेस्टर्न Hello, फिलोसफी ma'am. थी, याद है This is आपको? my first class. Ma'am, can you tell me how much syllabus have you done till yet? Paper 1 we are doing, it's not completed yet. Okay, Okay, ma'am. some topics we have done. Unit 1 is completed. Okay, ma'am. We are doing unit 2, in which up to Western philosophies we have completed. Two Indian philosophies are left. After that, unit 2 will be also completed. Okay, ma'am. ओके, तो जो बच्चे Yes, ma'am. पहले क्लास की थी, आपको वेस्टर्न फिलोसफी याद है जो मैंने कराया है? नहीं याद है? मैम ये हमारी फर्स्ट क्लास है। No, this is your first class. That's totally fine. Other students who have attended previous classes, किसी को कुछ नहीं पता? पता है मैम। पता है क्या क्या पढ़ा है हमने? वही मैम, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और वो Yes, very एक good. दो और। वेरी गुड। वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे पहले हमने पढ़ा था आइडियलिज्म, फिर हमने पढ़ा था नेचुरलिज्म, फिर हमने पढ़ा था प्रैग्मेटिज्म, और चौथा हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, पहला है आदर्शवाद आइडियलिज्म, दूसरा था प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, तीसरा था प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, ठीक है, और चौथा था एग्जिस्टेंशियलिज्म। जिसको मैंने बोला था एग्जिस्टेंशियलिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाकी तीनों फिलोसफीज बार बार आती रहती है तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हमें इंडियन फिलोसफीज करनी है। ठीक है, इंडियन फिलोसफीज में दो करने हैं आपको, एक सांख्य फिलोसफी करनी है, एक वेदांता फिलोसफी करनी है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद सांख्य फिलोसफी। पेपर 1 वी आर डूइंग, कोई बाद में आया है तो पेपर 1 कर रहे हैं। सांख्य फिलोसफी है आपका पेज नंबर 51 पे। ठीक है, पेज नंबर 51 पे देखिए सांख्य फिलोसफी है। ठीक है, सांख्य फिलोसफी में दो कॉन्सेप्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड को दो उसमें डिवाइड किया गया है, एक है पुरुष और दूसरा प्रकृति। पुरुष मतलब सेल्फ, हम अपने बारे में बात करते हैं, प्रकृति जब हम बोलते हैं अपने सराउंडिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके बारे में बात करते हैं। तो सांख्य फिलोसफी कहती है, ठीक है, सांख्य फिलोसफी कहती है कि पुरुष और प्रकृति को मिलके ही पूरा जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, वो बना हुआ है। एक तो हम खुद सेल्फ हैं और एक हमारा चारों तरफ का मटेरियल वर्ल्ड है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति। गीता में बोला गया है कि सांख्य फिलोसफी में जो भी बातें बोली गई हैं उसका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो योग फिलोसफी। ठीक है, योग फिलोसफी योगा है ना, हमारे इंडिया से ही जन्म है योगा का, सबको पता है। तो बोलते थियोरेटिकल एस्पेक्ट सांख्य फिलोसफी है और इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कौन सा है? योग फिलोसफी है। ठीक है, तो सांख्य फिलोसफी दो मेन उसकी बात करती है जिसमें पुरुष और प्रकृति को रखा गया है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति को रखा गया है। अब इसमें व्यक्त अव्यक्त ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें जो लिखना है मेन ना, हम उन चीजों पे फोकस करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। हम जो मेन कॉन्सेप्ट है सांख्य फिलोसफी के हम उसको कर रहे हैं, और मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। ठीक है, प्रॉपर वे में जो नोट है इसका सांख्य फिलोसफी का और वेदांता फिलोसफी का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, हम देखते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है सांख्य फिलोसफी के। ठीक है, सांख्य फिलोसफी के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है या टाइप्स क्या है। ठीक है,
तो सांख्य फिलॉसफी में पुरुष और प्रकृति से हमने बोला ना, दो चीजें बोली गई है। एक अपने सेल्फ के लिए पुरुष बोला गया है, प्रकृति मटेरियल वर्ल्ड को बोला गया है, और बोला पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही ठीक है पूरा वर्ल्ड है जो बना हुआ है। अब ठीक है, अब ये कहती है, अब फिलॉसफी कहती है ठीक है, जो परिणाम है सांख्य फिलॉसफी को जो मानते हैं या इस चीज को जो मानते हैं, तो धर्म परिणामिक होता है। ठीक है, धर्म परिणाम का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स में चेंज। एट्रीब्यूट्स को हम हिंदी में बोलेंगे जैसे मेन जो एस्पेक्ट है ना उसमें चेंज लाना, धर्म का परिणाम। ठीक है, धर्म परिणाम। लक्षण परिणाम होता है, लक्षण का मतलब सिम्टम्स। ठीक है, तो फॉर्म में चेंज आना, और अवस्था का परिणाम पोजीशन में चेंज लाना। ठीक है, तो ये तीन है कॉन्सिक्वेंसेस जो तीन तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे अंदर तीन गुणों की भी बात की गई है सांख्य फिलॉसफी में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सत का मीन्स होता है सच्चाई, अच्छाई। ठीक है, लाइट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का रास्ता, रोशनी। ठीक है, जिसमें सच्चाई और अच्छाई की बात बोली गई है। रजोगुण होता है एक्शन और एक्टिविटी, या हमारा जो पैशन होता है। ठीक है, हमारा जो पैशन होता है किसी चीज को करने के लिए, उसको बोलते हैं हम रजोगुण। रजोगुण। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, सतगुण होता है, रजोगुण होता है, और एक होता है तमोगुण। तमोगुण होता है डार्कनेस, बुराई, हमारे अंदर की बुराई। ठीक है, इनहिबिशन, इनहिबिशन, हैप्पीनेस जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर जो बुराई होती है, जो गलत चीज करने की भावना आती है ना, दैट इज कॉल्ड तमोगुण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर ये तीनों चीजें हैं। तीनों चीजें हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से गुण को एक्सेप्ट करते हो, अपने अंदर एनहांस करते हो, ये चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो दुनिया में सब में ये तीनों एट्रीब्यूट्स या तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। अब मान लो आप लाइट ऑफ नॉलेज है या अच्छाई को, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो, तो आप अच्छे इंसान बनते हो। ठीक है ना, पैशन, अब लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएगी, तो लाइफ में थोड़ा बहुत पैशन भी होना चाहिए किसी चीज को करने की, बिल्कुल मोटिवेटेड आप रहते हो, पैशन है आपके अंदर, तो रजोगुण भी है सबके अंदर। तमोगुण देखो थोड़ी बहुत बुराई भी है, हम जेलस भी हो जाते हैं, हम गुस्सा भी हो जाते हैं, है ना, गुस्से में कभी हम गलत भी बोल जाते हैं किसी को, तो तमोगुण भी है सबके अंदर। पर हमें क्या करना है, एक बैलेंस है वो होना चाहिए। ठीक है, वो होना चाहिए। इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, कभी कभी हो सकता है गुस्सा आ जाए, पर गुस्से में किसी को हार्म पहुंचा देना या ठीक है गलत बोल देना, बुरा बुरा बोल देना जिससे वो दुखी हो जाए, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, लेकिन होता सबके अंदर है। और पैशन, पैशन होना अच्छी बात है, किसी चीज के लिए आपके अंदर अगर पैशन है तो उसको करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे सतोगुण है सच्चाई, अच्छाई वाली क्वालिटी। ठीक है, रजोगुण है आपको किसी काम के करने के लिए आपके अंदर इतना पैशन होता है, दैट इज कॉल्ड रजोगुण। और तमोगुण होता है डार्कनेस, बुराइयां। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो सतोगुण है वो हमारे अंदर ज्यादा रहे। ठीक है, हम उसको ज्यादा एनहांस कर पाए, वो होता है सतोगुण। ठीक है, तो इन्हीं तीनों गुणों से ये परिणाम निकल के आते जो हमने बोला, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ठीक है, कौन सा गुण आपके अंदर ज्यादा है कम है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये तीनों परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, प्रकृति में एक बैलेंस बनाया गया है। ठीक है, वो बैलेंस कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रकृति का बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अगर देखो सांख्य फिलॉसफी नहीं भी है, वैसे भी अगर हम बोले सांख्य फिलॉसफी की बात नहीं भी कर रहे हैं, तो नेचर का ऑब्वियसली एक बैलेंस है। ठीक है, नेचर अपना एक बैलेंस है वो मेंटेन करती है। उसकी डिस्टरबेंस की वजह से ही आज देखो रेनफॉल का सारा पैटर्न चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ये जो हमें पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, भी करना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो प्रकृति, नेचर हमारे सराउंडिंग को बोल रहे हैं। तो अगर हम अपने आज के एनवायरनमेंट को भी प्रकृति का नाम दे, तो उसमें अगर बैलेंस ठीक है में प्रॉब्लम आती है तो कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, हमें पड़ ही रहे हैं, हम पॉल्यूशन में बैठे हैं, हवा इतनी गंदी है, बाहर आप जा नहीं सकते, तो कॉन्सिक्वेंसेस हमें भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही बोलते सांख्य फिलॉसफी में जो प्रकृति है, ठीक है, उसका एक बैलेंस है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, अभी सांख्य फिलॉसफी कपिल मुनि ने दी थी। ठीक है, कपिल मुनि ने दी थी, बाद में बहुतों ने उनकी कही हुई बातों को अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया है।
तो ये बहुत सारी चीजें, पर मेन जो इनकी बातें हैं वो है पतंजलि ने, उन्होंने बताया था। ठीक है, अभी जो पुरुष है, जो आत्मा है, ठीक है, पुरुष है वो आत्मा है। ठीक है, आत्मा क्या है? आत्मा को आप बांध नहीं सकते, आत्मा को आप वो नहीं कर सकते, मतलब आत्मा को आप नहीं देख सकते। आप अपनी फिजिकल बॉडी को देख पाते हो, आत्मा को देख नहीं पाते हो, पर आत्मा को आप फील कर सकते हो आपके अंदर जो है। ठीक है, तो उस आत्मा में स्पिरिट या पुरुष हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, वो हम आत्मा को ही बोल रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश, मतलब अच्छी चीजें करो। परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा तब मिलेंगे जब आप अच्छी चीजें करोगे। ठीक है, खराब चीजें करके, गलत चीजें करके आप परमात्मा को नहीं पा सकते। ठीक है, अब पुरुष जो है, जो हमारी है हम सेल्फ, हमारा सेल्फ है, पुरुष है। ठीक है, उसको 3 स्टेट्स होते हैं उसके। एक तो होता है बाउंड, जब वो मोह माया में बंधा हुआ होता है। उसके बाद होता है फ्री, मुक्त। और एक होता है कॉन्शियस, जब आप चेतना पा जाते हो, आप समझ जाते हो कि सारी दुनिया मोह माया है। ठीक है, तो 3 स्टेट है। जब हम मोह माया में बंधे हुए, बिल्कुल एकदम बंधे हुए कि पता नहीं मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ठीक है, पैसा कमाने के लालच में पड़े हुए हो, मोह माया में पड़े हुए हो, दैट इज बंधा हुआ, बंधा। ठीक है, बंधा हुआ। फिर एक टाइम आता है जब आपको चेतना प्राप्त होती है, जब आप समझते हो कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, सब मोह माया है, आज है कल नहीं है, मतलब ये रियल नहीं है। जो है परमात्मा रियल है, और उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे अच्छी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, या उनसे मिलना ही मतलब अल्टीमेट एम है आपकी लाइफ का। ठीक है, और उसके बाद आप क्या हो जाते हो? जब आप ये रियलाइज कर लेते हो तो उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। ठीक है, और वो बंधन तोड़ के जो पुरुष है वो हमेशा क्या होना चाहता है? फ्री होना चाहता है। ठीक है, प्रकृति है वो एटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जो हमारी आत्मा की लाइट है उसी से रिफ्लेक्ट होती है प्रकृति, और इंटेलेक्ट, बुद्धि और समझ का जन्म होता है, जिससे हम चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, प्रकृति और पुरुष का बॉन्डेज होता है, बंधन होता है, जिससे मैंने बोला सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें लाइफ में क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो, उससे क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होना मतलब लिबरेशन फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस। ठीक है, जितने भी बंधन है उससे मुक्त हो जाना, मोह माया को छोड़ देना। ठीक है, मुक्त हो जाना। तो ये है साल्वेशन करना। ठीक है, फ्री जीवन, मुक्त जीवन आपको मिलेगा जब आप मोह माया से मुक्त हो जाते हो। ये थोड़ा बहुत आपको देखो एक्सप्लेन करना है किसकी फिलॉसफी है, मेन क्या बातें हैं इसके अंदर, और उसके बाद जो मेन आपको लिखना है वो लिखना आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना है, जिसमें हम देखेंगे सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए, मेथड कैसे होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से बेसिक एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। इन इंग्लिश बुक ये सारी चीजें हैं, और पेज नंबर 53। हिंदी में एक बार आप चेक करिए कहाँ पे है। ठीक है, हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हैं तो पेज चेक करिए, इंग्लिश मीडियम में 53 पेज नंबर पे। आई होप सबको मिल गया होगा। ठीक है, द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, आपको फिजिकल डेवलपमेंट करना है। सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, जो नेचर है, प्रकृति है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसको एंजॉय करने के लिए सेंस ऑर्गन्स ट्रेन होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ईगो, अहंकार से मुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, जो आत्मा है वो सारी चीजों से हम परमात्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति से हमने बोला। ठीक है, मोरल कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, मोरल बिहेवियर शो करना चाहिए। मॉडर्न लैंग्वेज में सांख्य फिलॉसफी को, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम 3 तरीके के दुख है, तकलीफ है, जिससे आपको मुक्ति चाहिए होती है। जैसे हमारे शरीर से रिलेटेड जो तकलीफ है, ठीक है, मन में जो प्रॉब्लम है, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, उससे प्रॉब्लम है, उससे दिक्कत है। ठीक है, उससे हमें मुक्ति चाहिए होती है। फिर बाहरी दुनिया से, ठीक है, बाहर के लोगों से हमें तकलीफ मिलती है, ठीक है, उससे हमें मुक्ति चाहिए होती है।
और सुपर नेचुरल कैलामिटीज जब होती है, ठीक है, उससे भी हमें मुक्ति चाहिए होती है। हमें नहीं चाहिए कि भूकंप आ जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए और उसमें हम लोग की डेथ हो जाए, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो इन 3 तरीके की प्रॉब्लम से हम मुक्ति चाहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट मैंने बोला, उसमें मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, पॉजिटिव एक्शन है, मेंटल डेवलपमेंट है, तो ये सब होना चाहिए सांख्य फिलोसफी के हिसाब से। इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए और मोरल डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। चोरी ना करना, ठीक है, मतलब ब्लैक मनी जमा ना करना, दूसरे का पैसा ना लेना, मतलब लेना मतलब वो नहीं करना, दूसरे का पैसा खा के बैठ जाते हैं ना, लेके वापस नहीं करते, वो सब नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो एक हिंदुइज्म में कुछ स्टेजेस होती है लाइफ के, जिसमें बचपन होता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है। बचपन में रहते हैं, ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करते हैं, ठीक है, अनमैरिड रहना, ब्रह्मचर्य करना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर जब शादी हो जाती है तो घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर वानप्रस्थ होता है, जब एक टाइम पे बच्चे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तीर्थ विर्थ करते हैं आप, ठीक है, मोह माया को छोड़ के आप निकल जाते हैं, भगवान में लीन होते हैं, तो वानप्रस्थ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, तो उनका पालन करना है, ठीक है, वायलेंस ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, तो ये सब एक्ट होने चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए, सांख्य फिलोसफी के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है, इसमें एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए, जिससे जो हमने सारे डेवलपमेंट बोले वो सारे डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, प्योर एयर होना चाहिए, ठीक है, नेचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए, लिटरेचर, सोशल स्टडीज, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब पढ़ाए जाने चाहिए सांख्य फिलोसफी के हिसाब से, ठीक है। इंडिविजुअलिटी को पहचाना जाए, मतलब बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए। टीचिंग मेथड क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, टीचिंग मेथड होनी चाहिए थ्रू सेंसेस, डायरेक्ट मेथड, मतलब छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, जो चीजें आप खट्टा मीठा, ठीक है, सार बिटर, जो भी आप पढ़ा रहे हो, स्वीट टेस्ट है, तो वो खिला के दिखाओ, मतलब सेंस ऑर्गन से परसीव करना चाहिए। कल अगर आप बता रहे हो दिखाओ बच्चों को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इन्फ्लुएंस मेथड, इन्फ्लुएंस मेथड जब पूरा एक्सप्लेन करते हो लास्ट में उसका कंक्लूजन देते हो, दैट इज इन्फ्लुएंस मेथड। एनी ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स और वेदास, ठीक है, वेद पढ़ाना, वेद पढ़ाना, उनको एक्सप्लेन करना, ये सब टीचिंग मेथड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए टीचिंग मेथड, और डायरेक्ट मेथड इन्फ्लुएंस मेथड को एक्सप्लेन किया है। तो डायरेक्ट मेथड वही होता है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सेंस ऑर्गन्स भी परसीव कर सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इंटरफेरेंस मेथड अभी मैंने बताया कि जो इन्फ्लुएंस मेथड, सॉरी, ठीक है, इन्फ्लुएंस मेथड में आप जो भी पढ़ाते हो उसको लास्ट में क्या कंक्लूजन है उसको एक्सप्लेन करना है। इन्फ्लुएंस 2 टाइप के हो सकते हैं, विथ और अविथ। एटर्नल मेथड में जो बेस्ड है वो विथ होता है, और अदर मेथड है वो नेगोशिएशन ऑफ द एटर्नल इज कॉल्ड अविथ, ठीक है। सॉलिड प्रूफ पे होता है, ठीक है, सम सॉलिड प्रूफ होता है तो वो यूजफुल होता है, ठीक है, अदरवाइज हार्मफुल होता है। बिल्कुल, अगर आप इन्फ्लुएंस है, मैं कोई रिजल्ट दे रही हूँ और उसका कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है, तो ये यूजफुल होगा? नहीं होगा, हार्मफुल होगा। लेकिन जो भी मैं इन्फ्लुएंस दे रही हूँ, कंक्लूजन दे रही हूँ, उसका सॉलिड एक होना चाहिए, किस बेस पे आप वो कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, यम एंड नियम, 2 तरीके होते हैं डिसिप्लिन में रहने के। यम क्या होता है, अपने थॉट्स को, स्पीच को, काम को कंट्रोल रखना, क्या बोलना है सोच समझ के बोलना, अपने काम को क्या ये करना जरूरी है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब सोच समझ के करना, ठीक है, और नियम से करना, ठीक है, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना, सच बोलना, नियम, नियम से। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो उसको नियम बना लो, रोज सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, योगा करते हो, जल चढ़ाते हो, जो भी आप करते हो नियम से करना, ठीक है, तो ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए। नियम, रूल्स, ठीक है, तो रूल्स मानने चाहिए, उसमें आपका क्लीननेस, साफ सफाई का ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी करना,
ठीक है, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना, ये सब होना चाहिए। योगा फिलॉसफी और सांख्य फिलॉसफी बहुत हद तक एक दूसरे के एग्रीमेंट में चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना कि मान लो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसमें है, सांख्य फिलॉसफी में है, इसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट योगा फिलॉसफी में है। ठीक है, तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, यम और नियम के हिसाब से होना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर खुद एक बहुत आइडियल पर्सन होना चाहिए। आइडियलिज्म जैसे बोलता है ना कि टीचर को आइडियल होना चाहिए, जैसे सांख्य फिलॉसफी कहती है टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर बहुत ही आइडियल पर्सन होना चाहिए। टीचर अगर खुद ही झूठ बोल रहा है या गलत चीज कर रहा है तो बच्चों को नहीं सिखा सकता, नहीं कह सकता है कि आप गलत चीज मत करो। ठीक है, तो ये टीचर को खुद बहुत आइडियल होना चाहिए। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए इनके हिसाब से, ठीक है, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, जो टीचर की बात माने, पढ़ने में ध्यान लगाए। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर वो तीनों गुण होते हैं, मैंने बोला सबके अंदर होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत रज तम भी बोलते हैं, सतो रजो तमो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से गुण को बढ़ावा देना है बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर सतगुण को बढ़ावा देना है। ठीक है, जिससे वो एक मोरल लाइफ जी सके। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, जिसमें सद्गुण को हम बढ़ा सकें। स्कूल कैसा होना चाहिए, गुरुकुल होते थे उस टाइम पे, सांख्य फिलॉसफी जब थी उस टाइम पे गुरुकुल होते थे। ठीक है, तो बोलते थे गुरुकुल्स में आके पढ़ाई करनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशंस होने चाहिए, ग्रुप में पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि गुरुकुल में पहले कैसा होता था, बच्चे घर छोड़ के जाके वहीं पे रहते, तो हॉस्टल सिस्टम समझ लो। ठीक है, हॉस्टल में तो पर खाना बना के दिया जाता है, गुरुकुल सिस्टम में खुद ही बनाना पड़ता है, सारा काम खुद करना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका सांख्य फिलॉसफी। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई? सांख्य फिलॉसफी देखो, जो मेन चीजें है ना उस पर फोकस करो, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, इतने सब में जाएंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका एग्जैक्ट जो नोट फॉर्म में या जो भी है वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी का इसमें प्रॉपर दिया हुआ है, मेनली आपको फोकस करना है सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से। टीचर कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, वो तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको मैंने से इंट्रोडक्शन दिया, कपिल मुनि ने पहली बार दिया था, फिर बाकियों ने बहुत बाद में अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन किया है सांख्य फिलॉसफी को। ठीक है, उसमें क्या मेन चीजें हैं, तो पुरुष और प्रकृति की बात बोली गई है, दोनों को अलग अलग माना गया है, पुरुष अलग है प्रकृति अलग है। फिर मोक्ष प्राप्त करने के, हमारा लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कैसे, अपने अंदर सद्गुण जो है उनको बढ़ा के, ठीक है, हमें मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ तक एनी क्वेरीज? नहीं, चलिए वेदांता फिलोसफी देखते हैं। ठीक है, वेदांता मतलब वेद का अंत, ये फिलोसफी उपनिषद पे बेस्ड है। ठीक है, मैम, यस बोलिए। मैम ये जो जितना भी हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो फिलोसफी के अंदर में आ रहे हैं ना? हाँ, इंडियन फिलोसफीज कर रहे हैं ना, सांख्य फिलोसफी। जी जी मैम, वही थोड़ा सा ठीक है, सांख्या कर रहे हैं, हम सांख्या कंप्लीट हुआ है, फिर हम वेदांता करेंगे। ठीक है, इंडियन 2 ही फिलोसफी पढ़नी है, वेस्टर्न 4 पढ़नी थी हमें और इंडियन 2 पढ़नी है। मैम आपकी वॉइस इको हो रही है। अभी भी इको हो रही है क्या? यस मैम। सबको हो रही है बेटा या आपके पास आपको ही प्रॉब्लम हो रही है? बाकी स्टूडेंट्स कंफर्म करेंगे एक बार, हो मैम सकते सही हैं। आवाज आ रही है। हाँ, मैम सही आ रही है आवाज। क्या हो रही है, इको हो रही है? नो मैम। अच्छा, सबको ही हो रही है। अभी भी हो रही है क्या, अभी जब मैं बोल रही हूँ बात कर रही हूँ अभी भी हो रही है, पहले हो रही थी? मैम मेरे पास तो आवाज इको हो रही है। क्या हुआ, फिर क्लियर आ रही है? क्योंकि अगर 1-2 स्टूडेंट को हो रही है ना तो हो सकता है उनकी साइड नेटवर्क इशू हो। अगर सबको ही हो रही है तो फिर हम इधर से देख सकते हैं, नहीं तो फिर और 1-2 बच्चों को तो आप लोग रिज्वाइन करके देख सकते हो। नहीं मैम, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। आ रही है ना, तो फिर जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है ना बेटा, आपकी साइड हो सकता है नेटवर्क इशू हो, एक बार आप रिज्वाइन कर लो। ठीक है, फटाफट से रिज्वाइन कर लो। ठीक है,
ज्वाइन करके देख लो, या थोड़ा आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो थोड़ा जगह बदल के देख लो, हो सकता है वहां पे नेटवर्क इश्यू आ रहा हो। ठीक है, तो वेदांता फिलोसफी मैंने बोला था, वेदांता वेद का अंत, ठीक है, और कहां से आया है? ये उपनिषद से आया है। शंकरा है, ठीक है, रामानुज है, एन माधव है, निम्बरकाचार्य भी है, बल्लभा है, ठीक है। अलग अलग गुरुज हैं जिन्होंने वेदांता फिलोसफी को अलग अलग टाइम पे एक्सप्लेन किया है। अब वेदांता में भी ना अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं, ठीक है, अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी है। कोई अद्वैत फिलोसफी है, ठीक है, कोई विशिष्ट द्वैता फिलोसफी है, स्कूल है, कोई द्वैता है, ठीक है, कोई द्वैता है, कोई शुद्धवैता है, ठीक है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ठीक है। वेदांता में भी अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी। शंकरा जो है उनका है अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांता, ठीक है। विशिष्ट द्वैता ये है रामानुज का, ठीक है। तो उसका नाम दिया हुआ है। तो हम सब स्कूल्स देखते हैं, अद्वैता वेदांत देखते हैं जो इसका है, शंकरा का है, और सबसे मेन इन्फ्लुएंसर यही वाला है, सब स्कूल है, ठीक है। आदि शंकरा, इसमें बोला है ब्रह्मा जो है, ठीक है, वही एकमात्र सच्चाई है, और जो ये दुनिया है ये सब मोह माया है, इल्यूजन है, ठीक है। ब्रह्मा ही रियलिटी है, और सारी जो दुनिया है वो कैसी है? मोह माया, इल्यूजनरी पावर है, उसको माया बोलते हैं, ठीक है। और सच्चाई को इग्नोर करके हम लोग क्या कर रहे हैं? माया के लालच में पड़े हुए, जिसकी वजह से सफरिंग हो रही है, हमें प्रॉब्लम मिल रही है इस दुनिया में, ठीक है। तो हमें इन सब मोह माया को छोड़ के क्या करना चाहिए? ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए, ताकि हमें क्या हो? मोक्ष प्राप्ति हो सके, ठीक है, ठीक है। अद्वैता का मतलब होता है दो नहीं, दो ना होके एक होना, ठीक है, दो ना होके एक होना। जैसे भगवान और आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन डुअलिज्म हम इसको बोलते हैं, अद्वैता। नॉन डुअलिज्म हम बोलते हैं, अद्वैता बोलते हैं, मतलब दो नहीं है। जैसे सांख्य फिलोसफी में बोलते हैं ना, पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, दो है, उन्होंने मिलकर पूरा वर्ल्ड बनाया है, यूनिवर्स बनाया है। अद्वैता में बोलते हैं कि हमारी जो आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों एक ही है, अलग अलग मत मानो इसको। अलग अलग मानोगे तो ही सफरिंग हो रही है इस दुनिया में, रह के प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हमें एक ही मानना है, दो नहीं है। अद्वैता मतलब दो नहीं है, एक ही है। तो इसका ज्ञान लो, उसको जानो उस चीज को, और मोक्ष को प्राप्त करो। उसके बाद है रामानुज, ठीक है। रामानुज ने जो बोला विशिष्टा द्वैता, ठीक है। इन्होंने बोला जीवात्मा है वो पार्ट ऑफ ब्रह्मा है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बोला ना कि आत्मा और परमात्मा, ब्रह्मा और हम, हमारी जो आत्मा है वो एक ही है, ठीक है, दो नहीं है। पर इसमें क्या मानते हैं? इसमें मानते हैं कि बहुत स्पेशल हम लोग अंश है, पार्ट है ब्रह्मा के, गॉड के, ठीक है। तो इसमें एक नहीं मानते, पर पार्ट मानते हैं, स्पेशल पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो भक्ति हमें करनी चाहिए भगवान की, ठीक है, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और माया को इसमें बोला है क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, गॉड ने ही ये मोह माया बनाया है, ठीक है, जिसे हमें समझना है, जिसे हमें ज्ञान के द्वारा दूर रहना है। द्वैता, ठीक है, माधव ने किया था प्रपोज, ये तीनों मेन तीन को ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसमें ब्रह्मा को माना गया है, और बाद में विष्णु या कृष्णा को माना गया है गॉड, ठीक है। ब्रह्मा ऑल इंडिविजुअल सोल्स है, मैटर है, वो सब एटर्नल है, और सब अलग अलग सेपरेट एंटिटीज है। जैसे उन्होंने माना कि
आत्मा क्या है, भगवान का एक स्पेशल पार्ट है, हम पार्ट है, ठीक है, अलग माना है पर पार्ट माना है, पर इसमें क्या है, दो अलग अलग माना है, द्वैता है ना, ये द्वैता मतलब दो माना है, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, ठीक है। और इसको भी लिबरेशन, मोक्ष का रूट क्या माना है, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करेंगे तो हम माया से मुक्त होंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ठीक है। अद्वैता वेदांत की फिलोसफी का डायमेंशन हम देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी हम फिलोसफी पढ़ते हैं तीन चीजें पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। याद आ रहा है आपको, मैंने बोला था मेटाफिजिक्स में क्या डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, किसने किया, ये सब। एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, नॉलेज कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है। एक्सियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कौन सी फिलोसफी किस वैल्यूज के बारे में बात करती है, ठीक है, किस मूल्यों के बारे में बात करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अद्वैता वेदांता जो शंकरा का है, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, आदि शंकरा का, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो ब्रह्मा को इन्होंने माना है, तो इन्होंने बोला ब्रह्मा ने ही पूरे वर्ल्ड की रचना की है। हिंदू माइथोलॉजी में भी सांख्य फिलोसफी जो है, हम ब्रह्मा को ही पूरी सृष्टि का सृजनकर्ता मानते हैं, क्रिएटर मानते हैं, ठीक है। बोलते हैं ब्रह्मा की ड्यूटी है पूरे वर्ल्ड को उन्होंने क्रिएट किया है, विष्णु की ड्यूटी है ये वर्ल्ड सही से चले इसकी देखभाल करना, और जो महादेव हैं उनकी ड्यूटी है, ठीक है, जो असुर हैं, जो बुरी ताकतें हैं, उनको इस धरती से खत्म करना, लोगों के दुखों को कम करना, ठीक है। तो इसलिए बोलते तीन हमारे त्रिदेव हैं जिनकी तीन ड्यूटीज बटी हुई है। तो सांख्य फिलोसफी में भी ब्रह्मा को ही क्रिएटर मान रहे हैं। मेटाफिजिक्स में भी ऑलवेज डिस्कस, ठीक है, फ्रॉम वेयर द वर्ल्ड इज जनरेटेड, और यूनिवर्स कैसे बना, ये पूरी दुनिया कैसे बनी, मेटाफिजिक्स में हमेशा वो डिस्कस करते हैं। तो सांख्य फिलोसफी, ठीक है, बिल्कुल हिंदू माइथोलॉजी में जो हमारी बातें बोली गई हैं, ठीक है, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु पालन करता है, ठीक है, विष्णु का काम है दुनिया को सही से चलाना, और भगवान शंकर का काम है जो बुरी ताकतें हैं उनको खत्म करना, बुराइयों को खत्म करना, ठीक है। तो क्रिएशन, गॉड को, वर्ल्ड को किसने क्रिएट किया है, ब्रह्मा ने। तो तीन ड्यूटीज मिली है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन है ब्रह्मा के पास, प्रिजर्वेशन है विष्णु के पास, और डिस्ट्रक्शन है महादेव के पास, ठीक है, शंकर भगवान हम जिनको बोलते हैं। तो ये माना गया है, ठीक है। तो इसमें ब्रह्मा को माना गया है, हम सगुन ब्रह्मा, माया जो माना गया है वो प्रकृति को माना गया, हमारे आसपास के जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको माना गया है, ठीक है। इंडिविजुअल सोल कौन है, हम है। तो ब्रह्मा और अद्वैता फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो आत्मा और परमात्मा को सेम ही माना है। अद्वैता बोला है ना, अलग अलग नहीं है, डुअल नहीं है, सेम है, ठीक है। तो सेम ही माना है, आत्मा और परमात्मा को सेम ही माना है। इंडिविजुअल सोल, ठीक है, ब्रह्मा के साथ कंबाइंड है, और जो माया है वो किसकी क्रिएशन है, गॉड की ही क्रिएशन है। मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, नॉलेज, ठीक है, ट्रू नॉलेज हमें मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है, ठीक है। ट्रू नॉलेज में आपको क्या सीखना है कि ये जो सारा सब कुछ है ये मोह माया है, ये जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन, ठीक है, लिबरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे आप, ठीक है। अब सेकंड हम डिस्कस करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या डिस्कस करते हैं हम, नॉलेज कैसे मिलती है। तो वेदांता फिलोसफी में बोलते हैं नॉलेज कैसे मिलती है, परसेप्शन से, इन्फ्रेंस से एंड स्क्रिप्चरल टेस्टिमोनी से। परसेप्शन होता है परसीव करना, अपने सेंस ऑर्गन से चीजों को परसीव करना, टेस्ट करके देखना, कलर देखना, ठीक है, मूविंग है नॉन मूविंग है ये सब देखना, स्मेल लेना, स्किन से हॉट है कोल्ड है ये सब पता करना, मतलब सेंस ऑर्गन से हम परसीव करते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन है। इन्फ्रेंस है, मैंने बोला ना किसी चीज का इन्फ्रेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना। स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी मतलब बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल है उनको पढ़ना, ठीक है। तो इन तीन तरीके से हम नॉलेज पा सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज है, 3 रास्ते हैं नॉलेज को पाने के लिए। उसके बाद एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में वैल्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट है, फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज कौन सी होती है? एथिकल, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ठीक है, मारपीट ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एथिकल वैल्यूज, एथिकल। ठीक है, किसी को आपकी जरूरत है तो उसको मदद करना, किसी की जान बचानी है तो उसकी बचाना, ये सब होते हैं एथिकल वैल्यूज। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा, यहीं पे कर्मा लॉ आता है। ठीक है, कर्मा लॉ आता है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। उसके बाद रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज मतलब गॉड हर जगह है, गॉड को मानना, ठीक है, मोक्ष के लिए फिर अपनी अच्छी चीजें करना, काइंडनेस दिखाना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो रिलीजियस वैल्यूज हमें फॉलो करनी है। एस्थेटिक वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, दुनिया में गॉड ने इतनी सुंदर, ठीक है, ये दुनिया बनाई है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज मींस अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी होती है। ठीक है, तो गॉड ने, ब्रह्मा ने इतना अच्छा ये धरती बनाई है, इतनी सुंदर धरती बनाई है, इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना। ठीक है, मैनकाइंड के लिए इतनी जो डिवाइन ब्यूटी है इसको अप्रिशिएट करना। सोशल वैल्यूज में सोशल वैल्यूज में क्या है? लोगों के साथ डील करना, ठीक है, खुश रहना, फ्रीडम फील करना, ठीक है, तो ये सब चीजें करनी है। स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल रहना, ठीक है, वही आपको खुशी दे सकता है, लोगों को अच्छी बातें सिखाना, समझाना, जिससे आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी चल सकती है। अपनी डिग्निटी को, ह्यूमन बीइंग को अपनी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एक आइडियल सोसाइटी में आइडियल लोगों के साथ रह सको। ठीक है, तो ये चीज है आपकी वैल्यूज में। उसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वेदांता फिलॉसफी। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ वेदांता फिलॉसफी, तो इसमें है एजुकेशन है स्पिरिचुअल नेसेसिटी। ठीक है, स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे नहीं रहना है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एजुकेशन में स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हमें लेना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम के थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज हमें देना चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हमारा क्रिएटर कौन है, ठीक है, उनको क्रिएट करने का क्या एम क्या है और हमें क्या करना चाहिए, ये सब नॉलेज हमें होनी चाहिए। वैल्यूज सिखानी चाहिए लाइफ की एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, वैल्यूज सिखानी चाहिए, अगर ये वैल्यूज हम नहीं सीख पाए तो एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, द टीचर एंड द टॉट, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए और टीचर को कैसा होना चाहिए। तो टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर उस टाइम पे उपाध्याय बोले जाते थे। तो जिन लोगों का टाइटल जो उपाध्याय होता है ना, बहुत लोगों का टाइटल आपने सुना होगा उपाध्याय। उपाध्याय मतलब ही होता है टीचर। ठीक है, हो सकता है उनके फोर फादर्स हों, वो टीचर रहे हों, इसलिए दे गॉट द टाइटल उपाध्याय। ठीक है, तो वो टीचर होते थे, उपाध्याय होते थे, जो गुरुकुल में लाके बच्चों को पढ़ाते थे, ग्रुप एजुकेशन देते थे, ग्रुप में होता था। ठीक है, और अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को लाइट के रास्ते पे रखते थे, सच्ची चीजें, अच्छी चीजें सिखाते थे। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज देते थे, थ्योरेटिकली बोल के सिर्फ श्लोक लोक वेद वेद पढ़ाते थे, तो ओरल लेक्चर मेथड्स होते थे। ठीक है, और बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी ये जो गुरु हैं, उपाध्याय हैं, ये बहुत काम करते थे, उनको अच्छी चीजें सिखाना, ठीक है, लाइफ स्किल्स सिखाना। ठीक है, राजा का बेटा हो, ठीक है, या नॉर्मल ब्राह्मण का बेटा हो, वो सब एक साथ ही रहते थे, अपने सारे काम खुद करते थे, कपड़े धोने से लेके, झाड़ू लगाने से लेके, खाना बनाना तक
तो लाइफ स्किल्स सिखाए जाते थे बच्चों को। आजकल के बच्चों को ये प्रॉब्लम है, लाइफ स्किल्स नहीं आती है, ठीक है। जो एक्चुअल में काम, डे टू डे लाइफ के काम होते हैं, वो चीजें बच्चों को नहीं आती है, जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो होना चाहिए, डे टू डे लाइफ की जो स्किल्स है वो सीखनी चाहिए। आइडियल तो होना चाहिए, ठीक है। देखिए सांख्य वेदांत दोनों फिलोसफी मानते हैं, टीचर को कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, ठीक है। विदाउट टीचर, ठीक है, बच्चे को नॉलेज नहीं मिल सकती, तो टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस मानता है वेदांता फिलोसफी, ठीक है। शंकराचार्य ने बोला कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत ही सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखे, ठीक है। और एक टीचर जो है उसके लिए, उसके मन में प्यार होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, लर्नर के लिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि लर्नर एक क्ले का पीस होता है, जैसे आप मोल्ड करोगे वैसे वो मोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कि छोटे एज में आप जैसे सिखाना चाहते हो सीख जाएंगे बच्चे, बड़े होने के बाद सिखाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, ठीक है। कॉस्मोलॉजी वगैरह के बारे में, यूनिवर्स के बारे में अच्छा खासा उनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टीचर खुद एक लर्नर होना चाहिए, ठीक है, जो नई नई चीजें हमेशा सीखता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वेदांता फिलोसफी ओवर होती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? इसमें वेदांता में देखो अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी आती है, ठीक है। कोई मानता है जैसे अद्वैता है, ठीक है, अद्वैता, अद्वैता मतलब जो दो नहीं मानते, एक ही मानते हैं, शंकरा, ठीक है, आदि शंकरा की फिलोसफी है। तो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक स्कूल कहता है कि एक स्पेशल पार्ट है, आत्मा जो है वो परमात्मा का एक स्पेशल पार्ट है। एक फिलोसफी कहती है कि दोनों एक ही है, अलग है नहीं, ठीक है। एक कहता है कि दोनों अलग अलग है, डुअलिज्म जो कहता है, द्वैता जो है, ठीक है। माधव की जो फिलोसफी है द्वैता स्कूल है, तो वो कहते हैं कि दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। माधव कहते हैं दोनों अलग अलग है, ठीक है। आई समझ में बात? तो मेनली आपको फोकस करना है सांख्य और वेदांता में से कोई एक फिलोसफी फिक्स से आपको आनी है, और जो वेस्टर्न के तीन है उसमें से एक फिलोसफी आनी है, क्लियर है आपको? ज्यादातर आइडियलिज्म नेचुरलिज्म से आता है, फिर प्रैग्मेटिज्म भी आ सकता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्लियर है? Yes, ma'am. सब सो तो नहीं गए? प्रवचन तो नहीं लग रहा था? लग रहा होगा खुशी, प्रवचन में आके बैठ गए है ना, आत्मा परमात्मा। पर ये फिलोसफी थोड़ी ऐसी ही है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये फिलोसफी थोड़ी ऐसी ही थी, ऐसी ही बातें थी इसमें, आत्मा परमात्मा की बातें थी, थोड़ी रिलीजियस बातें थी, ठीक है, थोड़ी स्पिरिचुअल बातें थी, तो इसको हमें ऐसे ही करना पड़ा, ठीक है, सांख्य और वेदांता फिलोसफी। उसके बाद हम आते हैं आगे, करिकुलम की प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया था आई थिंक, ठीक है। करिकुलम का हमने प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन का किया था शायद, एक बार देखना आप। यही बोल रहा था। ठीक है, फिलोसफीज यहाँ पे ओवर होती है, वेस्टर्न एंड इंडियन बोथ। सो वी विल स्टार्ट यूनिट 3, ठीक है। हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई डाउट कोई पूछना है? नहीं तो हम यूनिट 3 में हम मूव करेंगे। हम वेस्टर्न फिलोसफी हमने की है और इंडियन की है, ठीक है। इंडियन की है हमने, इंडियन फिलोसफी में हमने सांख्य और वेदांता किया है। अब यूनिट 3 का आपका पहला टॉपिक है, ये थोड़ा सा शायद मैंने करा दिया था, चलो कोई बात, मैं रिवाइज करती हूँ। करिकुलम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और बेसिस ऑफ करिकुलम क्या होता है। अच्छा देखिए, करिकुलम क्या होता है,
जैसे मान लो क्लास 7 के मैथ्स का करिकुलम है या 10 के साइंस का करिकुलम है, तो करिकुलम क्या होता है, पूरे साल में, ठीक है, बच्चा क्या क्या पढ़ेगा, जो सिलेबस होता है, प्लस खाली वही नहीं होता, प्लस ओवरऑल जो उसका पूरे एकेडमिक ईयर में जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा इन द स्कूल, दैट इज कॉल्ड करिकुलम। उसमें आपको क्या एक्टिविटी करवा रहे हो, आप फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हो, ठीक है, कोई एजुकेशनल टूर पे लेके जा रहे हो, एक्टिविटी करा रहे हो, ठीक है, जो भी चीजें आप करा रहे हो वो सब कुछ आता है करिकुलम में, ठीक है, सब कुछ आता है करिकुलम में, एवरीथिंग जो भी आप कराओगे वो सब कुछ करिकुलम में इंक्लूडेड होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सिलेबस होता है, नहीं, करिकुलम का मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अ चाइल्ड विल गेट इन द होल एकेडमिक ईयर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं करिकुलम, उसको हम बोलते हैं करिकुलम। जो भी एक्सपीरियंस बच्चा करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल, ठीक है, थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, वो सब कुछ किसमें आता है, करिकुलम में आता है। टोटल एक्सपीरियंस जो बच्चे को मिलता है। अच्छा, करिकुलम हमें बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, करिकुलम की जरूरत है कि नहीं है? नेचर ऑफ करिकुलम देखते हैं, ठीक है, मीनिंग के बाद है आपका नेचर ऑफ करिकुलम। नेचर ऑफ करिकुलम इन इंग्लिश बुक, इट्स ऑन पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 पे है, ठीक है, पेज नंबर 102 पे है, नेचर ऑफ करिकुलम देखिए। ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, ठीक है, करिकुलम कैसा है हमारा, नेचर ऑफ करिकुलम बहुत सारी कंट्री में होता है, हमारे इंडिया में भी होता है। हम क्या करते हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स है उसको सेपरेटली पढ़ाते हैं, ठीक है। एक तो करिकुलम ऐसा हो सकता है ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, कोरिलेटेड करिकुलम, आजकल जो एनईपी 2020 के बाद बात हो रही है, यह है कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड करिकुलम का मतलब होता है करिकुलम जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से लिंक करना। जैसे मान लो अगर साइंस में बच्चा, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहा है, तो कोल प्रोडक्शन स्टेट को इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे मार्क भी करा सकते हैं। तो ये इसमें बच्चे ने एसएसटी का काम भी कर लिया और साइंस का काम भी कर लिया, ठीक है। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को मार्क करना ऑन द पॉलिटिकल मैप इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेटेड करिकुलम, ठीक है। कोरिलेटेड में एसएसटी और साइंस के दोनों के कांसेप्ट को एक साथ कराया जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरिलेटेड करिकुलम। ठीक है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस अलग अलग लगते हैं, पर ऐसा टॉपिक होता है, जैसे मान लो 6 क्लास का है, 8 क्लास का है, किसी भी क्लास का है, ठीक है। मान लो कोई टॉपिक है जैसे फॉसिल फ्यूल, मैंने बोला कोल का, तो मिनरल्स के बारे में हो सकता है एसएसटी की बुक में भी हो, सेम ही क्लास में, इसको बोलते हैं कोरिलेटेड करिकुलम, ठीक है। ब्रॉड एरिया करिकुलम, ब्रॉड एरिया करिकुलम में एलिमेंट्री स्कूल में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉड फील्ड ऑफ लर्निंग होती है, इसमें स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, रीडिंग, लैंग्वेज, सब कुछ बहुत सारा सब सिखाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रॉड एरिया करिकुलम। नीड बेस्ड करिकुलम, करिकुलम कैसा होता है, नीड बेस्ड होता है, जहां जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से करिकुलम बनाया जाता है, जिस क्लास के बच्चे हैं, जैसी नीड है, जैसी समझ है, उस हिसाब से करिकुलम बनाया जाता है। नीड बेस्ड करिकुलम का एग्जांपल कोई देना चाहता है? अभी जरूरत किस चीज की, अभी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ठीक है। तो हर बुक में आप देखना चैप्टर आपको मिल जाएगा पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। क्यों? नीड बेस्ड करिकुलम में चेंज लाया गया है, पॉल्यूशन के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्लास्टिक को हवा मत फेंको, प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लास्टिक करोड़ों साल तक वैसे ही रह जाता है जहां वो रहता है, ठीक है। तो इससे सॉइल का पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं नेचर ऑफ करिकुलम।
अब इसके बाद हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स। करिकुलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करिकुलम एक ब्लूप्रिंट होता है टीचर के लिए कि पूरे साल में वो क्या क्या कराएगा, ठीक है। नहीं तो फिर उसको पता ही नहीं रहेगा, पूरे साल में उसको बैठ के फिर से बनाना पड़ेगा, क्या बनाए नहीं बनाए। और अगर करिकुलम बना हुआ रहता है तो टीचर्स को दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, टीचर्स को दिक्कत नहीं आएगी। तो करिकुलम कंपोनेंट्स को, ठीक है, 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं करिकुलम के वो हम देखते हैं। पहला है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम का, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, तीसरा होता है मेथड स्ट्रेटजीज और फोर्थ होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। करिकुलम इवैल्यूएशन होता है। अब देखो करिकुलम एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले जब करिकुलम बनाते हैं ना तो सबसे पहले एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये करिकुलम मुझे क्यों बनाना है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हम करिकुलम बना क्यों रहे, अगर पूरा पैनल बैठा हुआ है, एक्सपर्ट पैनल है, टीचर्स है उसमें, एजुकेशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, तो सब बैठ कर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि करिकुलम जो बन रहा है, मान लो सपोज क्लास 9 के एसएसटी का करिकुलम बनाने बैठे, तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये करिकुलम बनाने का एम क्या है, हम 9th क्लास के बच्चे को सोशल स्टडीज में क्या सिखाना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका एम्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ठीक है। वैल्यूज डालनी है जिससे बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट हो, बच्चे में अवेयरनेस आए सोसाइटी को लेकर, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, ठीक है। एसएसटी वगैरह पढ़ने के बाद हम एम्स में लिखते हैं लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट होना चाहिए जो भी आप करिकुलम में बता रहे हो। ऐसा थोड़ी कि उसमें हम रिलीजन बेस्ड डाल दें चीजें जिसमें पढ़ पढ़ के लड़ते रहे आपस में, नहीं, ठीक है। हमें ऐसा कंटेंट डालना है जिससे नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट हो, हमें ऐसा कंटेंट डालना है, अच्छे लीडर्स के बारे में पढ़ाना है ताकि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, ठीक है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए इतना कोई कैपेबल लीडर है ही नहीं, एक तरफा हो गई है चीजें, ठीक है, तो वो भी कोई डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, तो इंसान एटलीस्ट कैपेबल तो हो उस लेवल तक फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करिकुलम में सबसे पहले बैठ के हम क्या करते हैं, जो भी पैनल एक्सपर्ट बैठेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, एम डिसाइड करेंगे कि इस करिकुलम से मुझे करवाना क्या है, बच्चे को सिखाना क्या है। अब छोटी क्लास के लिए एम ऑब्जेक्टिव अलग होगा, बनाएंगे ऑब्वियसली, और बड़ी क्लास के बच्चों के लिए जब हम एम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, तो वो अलग होता है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन सी क्लास का बच्चा है, क्या सब्जेक्ट है, उस हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ऐसा मेन पावर तैयार करना जो आगे चल के नेशन को डेवलप होने में हेल्प करे, ठीक है। करिकुलम, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर अब डिसाइड करना है। अब मान लो क्लास 9 के एसएसटी का हम करिकुलम बनाने बैठे हैं, तो आप उसमें कौन कौन से चैप्टर डालते हैं, कैसे डिसाइड होगा। अब देखो प्रीवियस क्लास में जो बच्चे पढ़ के आए हैं वही तो नहीं डालेंगे, ये 10th में जो डाला हुआ है वही सिलेबस तो हम 9th में नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, बीच का एक लिंक होता है, 8th में बच्चा जितना पढ़ के आया है, ठीक है, टॉपिक्स तो वही रहते हैं, उसको थोड़ा इलाबोरेटिव फॉर्म में होता है, थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं, फिर वहां तक स्टॉप करते हैं और उसके आगे फिर जो 10th में होता है उसको लिंक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करते हुए हम उसका सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में सब्जेक्ट सेंटर्ड व्यू ऑफ करिकुलम में सीधे सारा ध्यान हम किस पे देते हैं, ज्यादा ध्यान हम सब्जेक्ट कंटेंट पे देते हैं। लर्नर सेंटर्ड व्यू ऑफ करिकुलम में, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड में हम क्या करते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों का एज ग्रुप और बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, ऐसे तो रखा ही जाता है, ठीक है, उसमें भी रखा जाता है। सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या क्राइटेरिया होती है, सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है अगर टीचर एब्सेंट है और बच्चा उस बुक को घर पे भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश की बुक में वर्ड मीनिंग वगैरह दिया हुआ रहता है कि बच्चा बिना किसी के हेल्प के भी अगर खुद पढ़े ना, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते, ठीक है।
तो अगर मान लो बिना किसी की हेल्प के भी अगर वो बुक में पढ़ रही हूँ ना घर पे, तो मुझे समझ में आना चाहिए। अगर मुझे कोई डाउट आ रहा है वर्ड मीनिंग क्या होगा नहीं होगा, तो वहीं पे तुरंत दिया हुआ भी रहता है। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए करिकुलम की। लर्नर्स के एफर्ट कम हो पर रिजल्ट ज्यादा है, ऐसा होना चाहिए। इफेक्टिव लर्निंग आउटकम होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, जो भी करिकुलम बनाया है ऐसा नहीं पर इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज डाल दी, उसमें इतना मटेरियल लग रहा है, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है या बहुत कॉस्टली हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंस, ठीक है, बेसिक आइडियाज डालने चाहिए, ठीक है, ताकि एम ऑफ जो करिकुलम है वो अचीव हो सके। वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब होता है मान लो मैं 9th क्लास के एसएसटी का करिकुलम तैयार कर रही हूँ, सिलेबस बना रही हूँ बैठ के, ठीक है, और मैंने क्या किया है उसमें 7 का कोई टॉपिक 8 के टॉपिक्स डाल दिए हैं, तो क्या वो वैलिड है? वो वैलिड नहीं है। ठीक है, सोशल वैल्यूज है उसमें जो सिखानी चाहिए 9th क्लास के बच्चे को, वो नहीं है, तो वो वैलिड नहीं है। यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी, जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसका कुछ तो फायदा हो, उससे बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा हो, ठीक है, यूटिलिटी होनी चाहिए। लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लर्नेबिलिटी का मतलब होता है बच्चे की जो रेंज है सीखने की ना, उस रेंज के अंदर चीजें होनी चाहिए। फिजिबिलिटी, ठीक है, फिजिबिलिटी मतलब ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो कंप्लीट कराना पॉसिबल हो। अब मतलब मैंने सिलेबस इतना वास्ट बना दिया कि वो पूरा साल खत्म ही नहीं हो रहा है, तो फिजिबल नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीजें मैंने कर दी हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब जब हम करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बैलेंस बना होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डेप्थ कितनी है और कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकुलेशन, ठीक है, आर्टिकुलेशन का मतलब हर कंटेंट का या लेवल का, ग्रेड का जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं ना, वो प्रीवियस और आगे वाली क्लास से अलाइन होना चाहिए। ठीक है, गैप्स को फुलफिल करने वाला होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ओवरलैप ना हो, मतलब जो 7th में पढ़ के आए फिर वो 8th में ना पढ़ रहे हो, ठीक है, जब 10th में पढ़ना है वो पहले से ही हम ना पढ़ रहे हो। सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉपर, सब्जेक्ट मैटर को अरेंज करने का सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन होना चाहिए मतलब अगर 9th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, सॉरी 10th क्लास के मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का साइंस का न्यूमेरिकल 10th में ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री 10th में जाके पढ़ रहे हो और 9th में हमने कोई चैप्टर डाल दिया जहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है साइंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फिर मुश्किल आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, जो भी एक्सपीरियंस नॉलेज आप कराना चाहते हो कंटिन्यूटी में लिंक होना चाहिए सारे ग्रेड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है करिकुलम एक्सपीरियंस, उसके बाद आता है करिकुलम इवैल्यूएशन। अब इसमें मेथड्स आती हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स, ठीक है। अब उस करिकुलम को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाए जाते हैं, तरीके लगाए जाते हैं। अब मैंने तो करिकुलम बना दिया बैठे बैठे, यहाँ पैनल ने बना दिया, पर उसको ट्रांजैक्ट कौन करेगा? क्लासरूम में टीचर करेगा। तो उसको डिफरेंट टेक्निक स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं कि ये जो बोला गया है, करिकुलम दिया गया है, इसको फुलफिल कैसे करना है, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या करती है? रिटन करिकुलम को इंस्ट्रक्शन में चेंज करती है। अगर मुझे बोला जाए कि बीएड सिलेबस है, ये प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है, तो अल्टीमेटली क्लासरूम में डील कौन कर रहा है? स्टूडेंट के साथ मैं डील कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है कि अगर संडे संडे क्लास होगी तो मैं कितना पोर्शन कराऊंगी ताकि अपना सिलेबस खत्म हो जाए, तो स्ट्रेटजी मुझे बनानी पड़ती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या करती है? करिकुलम को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में चेंज करती है, कैसे कराना है। टीचर जैसे स्कूल के उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस लगती हैं, जैसे सिखाना है मुझे, ट्रांजैक्ट करना है क्लासरूम में, तो इंक्वायरी अप्रोच, ठीक है, टाइम टेस्टेड मेथड है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, और भी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। फील्ड ट्रिप, मान लो कोई ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें म्यूजियम वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं,
कुछ ऐसा पढ़ा रहे तो आप फील्ड ट्रिप पे लेते हो, जरूरी नहीं कि सब कुछ आप क्लास में ही बैठ के पढ़ाते रहोगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आप फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लो। आपको अगर मान लो छोटी क्लास है, कोई प्लांट के बारे में पढ़ाना है और स्कूल में कोई गार्डन है, वहां पे ले जाके आप प्लांट के पार्ट्स दिखा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हो सकती है। उसके बाद आते हैं करिकुलम इवैल्यूएशन। अब करिकुलम बन तो गया, करिकुलम बन गया, हमने बैठ के यहाँ पे क्लास 9 के एसएसटी का करिकुलम बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बनने के बाद हम तुरंत ही सारे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले उसको इवैल्यूएट किया जाता है, पहले पायलट टेस्टिंग होती है छोटी छोटी। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप पे उसको करके देखा जाता है। मान लो मैंने जो डिफिकल्टी लेवल रखा है, ठीक है, अपने कंटेंट का, वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले टेस्टिंग्स होती हैं बहुत सारी, फिर जब फाइनल होता है तब इसको फाइनली इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशन। सीआईपीपी मॉडल है एक इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, और करिकुलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवैल्यूएशन में। सीआईपीपी मॉडल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें करिकुलम का कॉन्टेक्स्ट होता है, इनपुट है, इंग्रेडिएंट्स है करिकुलम के, क्या क्या आपने इंक्लूड किया है, प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और प्रोडक्ट फाइनली गोल्स को अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये होता है। तो इवैल्यूएशन में क्या क्या देखना है, फोकस ऑन पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। ठीक है, ये सब्जेक्ट एरिया, ग्रेड लेवल इनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ठीक है, रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना, रिसाइकल द इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस फीडबैक लेना, फिर मॉडिफाई करना, एडजस्टमेंट करना, और फाइनली जाके ये इंप्लीमेंट होता है। तो आपको लगता है क्लास 9 का सिलेबस है, 10th का सिलेबस है, या आपका ये बीएड का सिलेबस है, एक दिन में बन गया तो एक दिन में नहीं बना है। ठीक है, इस करिकुलम को पूरा तैयार किया जाता है, फिर टेस्ट किए जाते हैं, छोटे छोटे टेस्ट किए जाते हैं, फिर बड़े ग्रुप पे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर जरूरत होती है तो मॉडिफाई किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, अगर नहीं सक्सेसफुल रहा या प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को आ रही है तो ठीक है, तो क्या होता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई करके फाइनली अल्टीमेट क्या होता है, उसको क्या करते हैं हम, फाइनली मॉडिफाई करने के बाद फिर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद जब 100% रिजल्ट आता है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास आता है, तो हम उसको फाइनलाइज करते हैं और फिर वो इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, आया समझ में सबको, यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, मीनिंग, नेचर और करिकुलम कंपोनेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम को बनाने के लिए कौन से ऐसे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिन पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, करिकुलम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जो भी करिकुलम बनाया जा रहा है उसके फोकस में कौन रहता है, चिल्ड्रन, लर्नर। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है हमेशा, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, उनके लेवल का हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, उनकी कैपेसिटी के अंदर हो, ऐसा नहीं कुछ मैंने ऐसा डाल दिया जो बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, उसकी जरूरत के हिसाब से हो। ठीक है, जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड एक्चुअल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो आपको उसमें इसीलिए बुक्स में एक्टिविटीज मेंशन रहती हैं। ठीक है, ताकि बच्चा करके खुद पार्टिसिपेट कर सके। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लासरूम के अलावा लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, से बोलो डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई रहती हैं, प्लेग्राउंड में, अदर इनफॉर्मल एजेंसी से भी बच्चा सीख सके। ठीक है, मैक्सिमम इंटीग्रेशन होना चाहिए उस कंटेंट को सीखने में। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। आसपास जो इतना कूड़ा कचरा फैला हुआ है घरों के, ठीक है, द्वारका मोड़ इधर का एरिया ले लो, ठीक है, बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदगी है। ठीक है, तो कम्युनिटी सेंटर्डनेस में करिकुलम में मैंने बोला ना कि आजकल प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ाया जाता है,
ठीक है ना। आजकल पोल्यूशन के बारे में आपको मिलेगा ही, हर एक बुक में छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है बताना, ताकि पता रहे कि ये गंदगी है, इससे नुकसान होता है जो हमें नहीं करना है। तो कम्युनिटी को ध्यान में रख के चीजें भी करिकुलम में इंक्लूड की जाती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर विजन, ठीक है। अब जैसे एआई का टाइम आया है, ठीक है, एआई का टाइम है, तो अब सब्जेक्ट्स में स्किल वाले जो सब्जेक्ट उसमें कोडिंग वोडिंग बच्चों के लिए ये सब इंक्लूड की गई है ना। पहले के टाइम पे जब हम पढ़ते थे तब हमारे लिए कंप्यूटर मैंडेटरी नहीं होता था, छोटी क्लासेस से ही। हमने बहुत बाद में जाके कंप्यूटर लिया है, ठीक है, कोर्स वगैरह किया हमने बाद में किया है, ठीक है, बाद में स्कूल 10th के बाद ही आई थिंक, या 10th में हमने करना शुरू किया था बहुत साल में। अब क्या है, अब बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि विदाउट कंप्यूटर विदाउट टेक्नोलॉजी आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर विजन, फ्यूचर में जो चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड है, फ्यूचर में जो नई चीज आ रही है जिसको जानना जरूरी है, वो सारी चीजें करिकुलम में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी अगेन करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमारे यूज में आए, काम आए। कहाँ काम आए? डे टू डे लाइफ में काम आए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने में काम आए करिकुलम के, अपने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को जानने में और एडजस्ट करने में काम आए, अपने फ्री टाइम को कैसे एंजॉय करना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कभी बता रही थी फर्स्ट ईयर वालों को, रिक्रिएशनल होता है, ठीक है, जो वैल्यू है वो जानना बहुत जरूरी है, वो सबके अंदर नहीं होता है। आप अपने फ्री टाइम को कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करो ये बहुतों को नहीं पता है, ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। विद द लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सको, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कर रहे थे ना भी यूटिलिटी में, ठीक है, लेजर टाइम को यूटिलाइज करना, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और सोसाइटी के प्रोग्रेस में हेल्प करना, ठीक है, यूटिलिटी। तो कहाँ काम आना चाहिए? इन सब चीजों में हमारी पढ़ाई काम आनी चाहिए, हमारा करिकुलम में जो है वो काम आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कोरिलेशन, मैंने भी अभी इंटीग्रेशन का कोई एग्जांपल दिया ना कि कोल फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे हैं तो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट को पॉलिटिकल मैप पे मार्क करना, ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एसएसटी एंड साइंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब टोटलिटी का मतलब होता है डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को, ठीक है, हम डेवलप होने में हेल्प करें, ऐसा होना चाहिए आपका करिकुलम, ठीक है। उसमें आप क्लासरूम की पढ़ाई भी इंक्लूड करो, एक्टिविटी भी इंक्लूड करो, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, फील्ड ट्रिप सब इंक्लूड करो, ठीक है। क्रिएटिव प्रिंसिपल, ठीक है, करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की क्रिएटिविटी को एनहांस करे, ठीक है, रोट मेमोरी को एनहांस ना करे, रटने को एनहांस ना करे, ठीक है, रोट मेमोराइजेशन को एनहांस ना करे कि रटो और नंबर ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए करिकुलम। करिकुलम मस्ट बी क्रिएटिव, ठीक है। वो बच्चा आप कुछ मॉडल बनवा रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, स्लोगन राइटिंग है, पोस्टर मेकिंग है, अलग अलग कॉम्पिटिशंस करवा रहे हो, तो दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो हमेशा करिकुलम होना चाहिए ऐसा जो बच्चे को क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे, ना कि उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। इसलिए आजकल देखना सब्जेक्ट बुक्स देखना, टेक्स्ट बुक में डू यू नो का कॉलम होता है अलग से, ठीक है, जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल करिकुलम हमेशा ऐसा बनाया जाता है जो क्लास में 35-40 जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सब बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, तो सबको नीड को फुलफिल करने वाला करिकुलम होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब मैंने करिकुलम में डाल दी कुछ चीजें कि ये कराना है क्लास में, वो कराना है, लेकिन आपने इतना मुश्किल डाल दिया कि रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कूल है, कुछ स्कूलों में तो अवेलेबल होगा, जो अच्छे स्कूल होंगे वो करवा लेंगे, पर करिकुलम तो सबके लिए एक जैसा ही चलेगा, ठीक है, एक जैसा ही चलेगा। सीबीएसई का करिकुलम है, मान लो किसी क्लास के हमने तैयार किया है, तो सीबीएसई के जितने भी स्कूल है, अब तो दिल्ली में गांव टाइप एरिया भी है, ऐसे भी बहुत स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल भी है सीबीएसई के, तो वो भी है, तो उनके पास हो सकता है रिसोर्सेज ना हो, तो फिर वो कैसे कराएंगे।
तो इसलिए एक्टिविटी तुम देखना हमेशा साइंस वगैरह की बुक में इतनी सिंपल चीजों से एक्टिविटी करने के लिए बताया गया है एनसीईआरटी बुक्स में, ताकि इजीली अवेलेबल मटेरियल है, हर कोई घर पे भी ढूंढेगा तो उसको चीजें मिल जाती हैं और वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन विद टीचर्स, यस, जब भी करिकुलम बनता है टीचर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं बैठे बैठे यहाँ करिकुलम बना दूंगी पर क्लासरूम में कौन डील करेगा, टीचर डील करेगा। ठीक है, तो बिना टीचर के कंसल्टेशन में कभी भी करिकुलम फाइनलाइज नहीं होता है। ठीक है, वो अच्छे, वो क्लास में बच्चों को डील करते वो अच्छे से बता सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या जरूरी है, कितना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडर विजन, ये मैंने भी बोला कि विजन है वो ब्रॉडर विजन होना चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड लिविंग। ठीक है, आगे चल के बच्चा अभी तो नॉलेज ले रहा है पर अल्टीमेट एम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिविंग अचीव करे बच्चा। ठीक है, सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे, अच्छा सिटीजन बने, ये सब चीजें ब्रॉडर विजन। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, सारे बच्चों का डाइवर्स करिकुलम होना चाहिए, फिक्स करिकुलम नहीं होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए ताकि सारे बच्चे जो अलग अलग हैं एक दूसरे से उन सबकी नीड को फुलफिल किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ बीइंग अप टू डेट, सिलेबस हमेशा, करिकुलम हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, पुरानी चीजें चलती ना रहे। जैसे प्लेनेट से पहले 9 थे फिर 8 हो गए तो चेंज किया गया ना। अभी जो 11th 12th के बच्चे वगैरह जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें स्कीम्स आती है तो मनरेगा स्कीम का नाम चेंज हो गया ना। ठीक है, राम जी वाला वो नाम कर दिया बीजेपी ने, उसका नाम चेंज कर दिया मनरेगा का। तो जो नए 11th 12th के बच्चे हैं उसको पढ़ेंगे तो करिकुलम को अपडेट किया जाएगा, उसमें नाम को चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर तक जो नई बुक्स आएंगी, जो भी नई चीजें आएंगी, कंटेंट आएंगे, उस पर नाम चेंज हो गया आएगा, या बोला जाएगा कि पुराना नाम ये था, नया नई स्कीम ये वाली लॉन्च हुई है। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट कर रहा हो। डेमोक्रेटिक वैल्यू कौन सी है? इक्वालिटी, ठीक है, फेलो फीलिंग, जो ब्रदरहुड वाली फीलिंग हम बोलते हैं, सिंपैथी, टॉलरेंस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, फेथ इन चेंज, ठीक है, चेंज थ्रू परसुएशन, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए करिकुलम के थ्रू। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही एग्जांपल है। और हर साल का करिकुलम ऐसा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में आपने क्या पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इस साल का होना चाहिए, आगे आपको क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए, फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टीज, ठीक है, करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको फैमिली के लिए लॉयल रहना सिखाए, स्कूल कम्युनिटी के लिए, टाउन के लिए, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहना सिखाए। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी, ठीक है, तो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही करिकुलम बनाना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने आप ही बना दिया, कुछ बना दिया, नहीं, ये प्रिंसिपल जरूरी फॉलो होने चाहिए। अब बेसिस ऑफ करिकुलम पे आते हैं। ये क्या था, क्या डिस्कस किया हमने वी हैव डिस्कस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, राइट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हो, बिल्कुल भी नहीं, ये मतलब इतना वन वे कम्युनिकेशन है ना, समटाइम्स आई फील वेरी टायर्ड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है आप लोगों को कराने में, तो बच्चे बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल नो इंटरेक्शन एट ऑल, जीरो इंटरेक्शन। अगर आप अपने लैपटॉप को फोन को लेके सो भी रहे होगे ना, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज नोबडी इज रेस्पॉन्डिंग, कोई रेस्पॉन्स कुछ नहीं है। थोड़ा आप भी रेस्पॉन्ड करोगे ना, क्लास थोड़ी रेस्टिंग होगी, मैं अकेले, ठीक है, इवन आप हाँ ना आप लोग एक थम्स अप तक नहीं आता है कि चलो हाँ ठीक है, चलो टेक्नोलॉजी है, यू कैन गिव मी थम्स अप ना कि चलो हाँ मैम ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे है ना। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव बनो, थोड़ा रेस्पॉन्ड दो, थोड़ा अच्छा, क्लास इंटरेस्टिंग अच्छा नहीं लगता है ऐसे। ठीक है मैम, हम लोग कमेंट करते हैं लेकिन आप लोग रिप्लाई नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते वो पीछे मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए तो मैम थोड़ी देर अनम्यूट करके हाँ यस नो, या कोई क्वेरी भी हो सकता है हो आपकी, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है ना, थोड़ी सी क्लास इंटरेक्टिव रहती है तो इट विल बेटर। मैं खुद पढ़ाती हूँ, खुद आप लोगों को बोलती हूँ आपकी बीएड की क्लास में, मतलब
आगे चल के जब आप पढ़ाओगे तो क्लास मस्ट बी इंटरेक्टिव, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ मेरी क्लास भी इतनी वन वे कम्युनिकेशन वाली हो जाती है, नॉन इंटरेक्टिव टाइप, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है। बी रेस्पॉन्सिव नेक्स्ट टाइम, ठीक है, थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिया कीजिए, कुछ बोला जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं बेसिस ऑफ करिकुलम, ठीक है। करिकुलम का बेस क्या होता है, ठीक है, करिकुलम का क्या बेस होता है। 3 बेसिस होते हैं मेनली करिकुलम के, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। 3 बेसिस होते हैं जिनको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। करिकुलम के 3 बेसिस होते हैं मेनली। पहला हम फिलोसफिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आता है सोशियोलॉजिकल, फिर आता है साइकोलॉजिकल, ठीक है। करिकुलम जब बनता है ना, उसका बेस कहाँ से लिया जाता है, फिर तो जैसी सोच होती है वैसा करिकुलम होगा, तो फिलोसफिकल बेस होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने आइडियलिज्म पढ़ लिया, कोई बताना चाहते हैं आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए। आइडियलिज्म क्या कहता है, आदर्शवाद, आदर्शवादी बनो, सच बोलो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लोगों की मदद करो, गुड क्वालिटीज की बात करता है ना, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करता है, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है, ठीक है। नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन ट्रूथ, ठीक है, सच्चाई से ऊपर कुछ भी नहीं है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो सोचो अगर ऐसी आइडियल सोच वाले हैं तो करिकुलम में वो क्या चाहेंगे, क्या इंक्लूड किया जाए। तो आइडियलिज्म के हिसाब से अगर करिकुलम तैयार होगा तो बिल्कुल वो चाहेंगे कि मोरल वैल्यूज की बात हो, वहां पे एथिकल वैल्यूज की बात हो, ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, ठीक है। गॉड को मानते हैं तो रिलीजियस वैल्यूज भी बोलेंगे, पूजा करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें वो चाहेंगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे, मोरल और एस्थेटिक मैंने बोला ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिकल साइंस, ठीक है, ये सब होना चाहिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। फिर एथिक्स, स्पिरिचुअल टॉपिक्स अभी जो मैंने बोला, ठीक है, ये मोरल के लिए होना चाहिए। आर्ट और म्यूजिक होना चाहिए एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एस्थेटिक क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, एस्थेटिक होता है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ये जो लड़के हैं ना जो खाना खा के निकल जाते हैं, मम्मी बना के रख देती है, खाया और चलते बने, कभी अच्छा बनता है ना तो मम्मी को बोल भी दिया करो कि मम्मी खाना अच्छा बना है, दैट इज एस्थेटिक सेंस, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मम्मी को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारी खुद की भी थोड़ी एस्थेटिक जो सेंस है लड़कों की थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो थोड़ी कुछ ब्यूटी होती है ना, उसको वो क्या करो, तारीफ किया करो, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस, ठीक है। लड़कियां तो चलो फिर भी कर लेती कि वाओ ये कितना अच्छा है, फ्लावर कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, लड़कों को तो बोलते मैंने सुना ही नहीं, ठीक है ना। तो तुम भी अच्छी नहीं कोई नहीं चीज मैम, है, मम्मी करते हैं अच्छे मैम, से रेडी करते हैं। होके आ रही है, सिस्टर आ रही है अच्छे से रेडी होके, कोई फ्रेंड है ना, मम्मी ने अच्छा खाना बनाया तो कभी तारीफ कर दिया करो, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस थोड़ा डेवलप करो लड़के अपने आप में, है ना, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए बाहर करते हैं मैम, ब्यूटी अप्रिशिएट करने। बोलते हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। एस्थेटिक वैल्यूज होने चाहिए अपने अंदर, एप्रिशिएट, कोई अच्छी चीज दिखे तो उसकी तारीफ करने में कुछ नुकसान तो नहीं है ना, तो तारीफ करनी चाहिए, एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, इसको बोलते हैं एस्थेटिक सेंस, ठीक है। चलिए आइडियलिज्म, ठीक है, बोलता है मोरालिटी को बहुत इंपॉर्टेंट देता है, मोरल वैल्यूज को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को इंपॉर्टेंट देता है, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी होनी चाहिए, गॉड ने इतना अच्छा यूनिवर्स क्रिएट किया, दुनिया क्रिएट की, तो उसकी थोड़ी तारीफ करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, तो वो आपकी नजरों में वो चीज होनी चाहिए कि ब्यूटी को एप्रिशिएट करना, ठीक है, तो ये होना चाहिए। आइडियलिस्टिक करिकुलम
करिकुलम में कल्चरल हेरिटेज की बात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप अपने कल्चर को इतना इंपॉर्टेंस देते हो तो कल्चरल हेरिटेज की बात होनी चाहिए, सिविलाइजेशंस की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए, क्योंकि हम गुड वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है, उनकी बात होनी चाहिए, ठीक है। आइडियाज वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही करिकुलम बनना चाहिए। अगर आइडियलिज्म के हिसाब से बात करें तो, रियलिज्म के हिसाब से बात करें तो रियलिज्म क्या मानता है, जो आसपास हमारे दिख रहा है ना, अभी हमने सांख्य वेदांत में क्या पढ़ा, सब मोह माया है। रियलिज्म कहता है कोई मोह माया नहीं है, जो दिख रहा है वही सच्चाई है। अगर वही पैसे सच से है। खुशी मिल रही है ना, पैसा मिल रहा है उससे हम खुश है, तो पैसा ही सच है, रियलिज्म, ठीक Ideas are not real, but the things which are visible है। are the जिस चीज real. से खुशी मिल लग्जरी कार मिल रही है ना, तो वही मेरे लिए खुशी है, वही मैम रियलिज्म की बोल रहे हैं, आइडियाज आर नॉट रियल। यस मैम, आइडियलिज्म। रियलिज्म के बारे में बता रहा, रियलिज्म के बारे में बता रहा था। रियलिज्म में आइडियाज आर नॉट रियल बट ऑल द थिंग्स व्हिच आर विजिबल आर द रियलिटी। हाँ, रियलिज्म जो दिखता है उसी को सच मानता है, वो किसी अदृश्य शक्ति गॉड को नहीं मानता। वो कहता है जिससे आपको खुशी मिल रही है सच है, रियलिज्म ये बात कर, ठीक है। हाँ जी। जितना दुनिया में जितनी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल, जितना यूज करके खुश हो रहे हो तो वही खुशी है, ठीक है, ये इसको मानता है, ठीक है। मैटर को ही सब कुछ मानता है, गॉड को ही सब कुछ मानता है, ठीक है। तो यूटिलिटी और नीड्स के हिसाब से मानता है, तो रियलिज्म के हिसाब से, ठीक है। जो फिजिकल साइंस है उसने ग्रेट इंपॉर्टेंस दी है फिजिकल साइंस को, ठीक है, बुकिश नॉलेज को, इन प्रेफरेंस टू एकेडमिक एंड बुकिश नॉलेज इन करिकुलम। बुकिश नॉलेज से क्या आप पढ़ोगे, आप अच्छा जॉब करोगे, अच्छे पैसे कमाओगे, तो उस हिसाब से ये बोला है। सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज, फिर बोला है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज हमें सिखाती हैं, काम आती हैं, जो वो सारी चीजें भी करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए। यूजफुल नॉलेज होना चाहिए जो हमारे काम आए। हमें मत पढ़ाओ स्पिरिचुअल नॉलेज, हमें मत पढ़ाओ ये सब चीजें, हमें जरूरत है आइडियल वैल्यूज, हमें नहीं चाहिए। बोले जो हमारे काम आएगा ना, जो पढ़ाई पढ़ के हमारी जॉब लग जाए, हम पैसे कमा ले, हम खुश हो जाए, हमें वो पढ़ा दो, ठीक है। रियलिज्म ये कहता है। प्रेगमेटिज्म जैसे कहता है ना, प्रयोजनवाद, जो प्रैक्टिकल है वो करो, तो रियलिज्म भी वही कहता है, ठीक है। जो हमारे काम आए ना, एक्चुअल में जो हमारे काम है, हमें वो सिखाओ, ठीक है। तो ये कहता है रियलिज्म, जिससे हम फ्यूचर में अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तुम वो पढ़ाओ हमें। तो इसमें नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, हेल्थ, कल्चर, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी वगैरह रखने को बोला गया है रियलिज्म के हिसाब से। नेचुरलिज्म के हिसाब से तो करिकुलम हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था जब पढ़ा था, कि वो नेचुरल साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, ठीक है, क्योंकि वो नेचर को मानते हैं, नेचर इज द क्रिएटर, ठीक है। नेचर ने ही सब कुछ बनाया है, वो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, नेचर को मानते हैं, ठीक है। और बोलते हैं, वो भी बोलते हैं जो खुशी दे रहा है वही सच है, ठीक है। करिकुलम में उन्होंने गेम्स, स्पोर्ट्स, जिसमें बच्चे को फ्रीडम मिलती है, वो चीजें बोली। नेचुरल स्टडी बोला, माइक्रोफोन अनम्यूट है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर म्यूट कर दीजिए, तो आवाज आ रही है ना। ओके, थैंक यू, ठीक है। नेचुरलिज्म में नेचुरल सब्जेक्ट्स के बारे में बोला गया है, लैंग्वेज, ठीक है, ज्योग्राफी, फिजिकल केयर, साइकोलॉजी, मटेरियल साइंस और हिस्ट्री, ठीक है, इनको इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से मैंने बोला ना, प्रयोजनवाद, ये कहता है जो काम में आए, वोकेशनल जॉब, लेकिन आगे चल के ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो पढ़ के आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाओ जिसको पढ़ के मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूं, मेरे को जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि यूटिलिटी वाला करिकुलम होना चाहिए, जो काम आए हमारे, ठीक है, हमारे काम आना चाहिए। अपने प्रिंसिपल में पढ़ा ना, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो काम आए। तो प्रैग्मेटिज्म भी कहता है ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो काम आए। जैसे इन्होंने बोला, लैंग्वेज होना चाहिए, हेल्थ हाइजीन होना चाहिए, साफ सफाई, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होने चाहिए, साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होना चाहिए। आगे चल के मुझे कुछ उगाना है तो मुझे पता ही नहीं कैसे उगाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। होम साइंस होना चाहिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो जरूरी है वो पढ़ाई होनी चाहिए,
प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी नेचुरल चीजें। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट, ठीक है, नेचुरल इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट 4 वैरायटीज है। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन में नेचुरल जो इंटरेस्ट होता है वो किसमें होता है, कन्वर्जन में, चीजों को चेंज करने में एक से दूसरे में, इन्वेस्टिगेट करने में, ठीक है, क्रिएट करने में, और आर्टिस्टिक क्रिएशन में इंटरेस्ट होता है। तो इस हिसाब से बच्चों के करिकुलम में निटिंग, स्पिनिंग, कैलकुलेशन, ठीक है, टेलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिंग मॉडल्स, ये सब भी होने चाहिए, क्योंकि हमने बोला है ना करिकुलम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से नेचुरलिज्म ने बोला कि निटिंग, ड्राइंग, ये सब भी होना चाहिए करिकुलम में। फिर आते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड करिकुलम डेवलपमेंट। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या था, मैंने बताया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, जब मशीन्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, लोगों की जॉब जा रही थी, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की गई थी। तो आपको क्या लगता है एग्जिस्टेंशियलिज्म साइंस पढ़ाने को बोलेगा क्या, कभी नहीं बोलेगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म में तो साइंस की वजह से इतनी सारी मशीनें बनी थी, तो ये ह्यूमैनिटीज पढ़ाने को बोलता है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म ह्यूमैनिटीज पढ़ाने को बोलता है। और बोला लर्नर के पास बहुत सारा ऑप्शन होना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है, उसको फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो क्या पढ़ेगा, ठीक है, क्या पढ़ना चाहता है, ठीक है। फिलोसफी, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये सब पढ़ाने को बोल रहा है, क्योंकि ये साइंस पढ़ाने को नहीं बोलेगा। साइंस की वजह से मशीनें बनी थी, साइंस के इन्वेंशंस की वजह से, जिससे लोगों की जॉब चली गई थी। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म कभी भी आपको साइंस पढ़ाने को नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थे सारे फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, आया समझ में आपको। हमने क्या किया, जो हमने चारों फिलोसफी पढ़ी थी रिएक्शन, उसके बेस पे करिकुलम कैसा होना चाहिए ऑलरेडी हमने वहां पे डिस्कस किया ही था, फिर भी हमने डिस्कस किया। आइडियलिज्म के हिसाब से कैसा होना चाहिए, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। सोशियोलॉजिकल बेसिस सोसाइटी, ठीक है, जैसी सोसाइटी होगी ना करिकुलम उस हिसाब से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, अब हर सोसाइटी स्कूल से क्या चाहती है, वो चाहती है कि जो कल्चर है अपने कल्चर को प्रिजर्व करे और ट्रांसमिट करे यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, ठीक है, सोशल नीड्स को पूरा करने में हेल्प करे और फ्यूचर की सोसाइटी के लिए लर्नर को प्रिपेयर करे, ठीक है। ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है स्कूल से। अब लर्नर को सोशियोलॉजिकल बेस है ना, तो सोसाइटी की जो डिमांड होगी हमारा करिकुलम उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी की डिमांड क्या है, सोसाइटी की डिमांड है स्किल डेवलपमेंट। इंडिया में तो अब ये बहुत ज्यादा है, डिग्री लेके घूम रहे हैं, स्किल्स नहीं है। डिग्रियां हैं हमारे पास, पर हमारे पास स्किल्स नहीं है उस काम को करने के लिए, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। एक लड़की ने भी डाला था ना, इतने सारे मेडल और सर्टिफिकेट्स के बाद भी उसको एक भी जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो सोसाइटी की डिमांड है जो भी आप पढ़ रहे हो स्किल्स। अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अगर बीएड के करिकुलम में ज्यादा प्रैक्टिकल इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, थ्योरी पढ़नी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ थोड़ा परसेंटेज बढ़ा दिया जाए, आप क्लासरूम में आओ, आप पढ़ाओ, मैं आपकी ऑब्जर्वर, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि नहीं आपकी टीचिंग में ये कमी है, इसको इम्प्रूव कर लो, इसको इम्प्रूव कर लो, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके। तो स्किल डेवलपमेंट में फोकस ज्यादा होना चाहिए रादर देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो बीएड के करिकुलम में मैं कुछ चेंज करना चाहूंगी तो मैं ज्यादा थोड़ा सा परसेंटेज में प्रैक्टिकल वर्क का बढ़ाना चाहूंगी, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जर्वर को गाइड करेगा, वो पढ़ाई के देखा जाएगा क्या कमी है, गाइड के बाद वो गाइडेंस के बाद वो सुधारेगा चीजों को, ठीक है ना। उस पर आते हैं कल्चर, ठीक है, कल्चर मैंने बोला ना कल्चर ट्रांसमिशन का डिमांड है, बच्चों को अपना कल्चर सिखाने को, आजकल स्कूल से ही है एक्सपेक्टेशन। पहले जॉइंट फैमिलीज में रहती थी, सोसाइटी था एक जगह पे, जो जिस स्टेट का इंसान है वो अपने स्टेट में ही रह रहा है, तो वहाँ सारे फंक्शन सेलिब्रेट हो रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं। अब दिल्ली में हर स्टेट के लोग हैं, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, यूपी है, बिहार है, हर स्टेट के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। साउथ इंडिया के भी लोग मिल जाएंगे आपको दिल्ली में, तो हर जगह के लोग हैं। तो कल्चर ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे आप क्या है मल्टी कल्चर वाला सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का है, ठीक है। तो बच्चे को जो एक्चुअल वो कल्चर है आपका है, स्टेट का है, जो भी है, तो एक्चुअल कल्चर ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, या आजकल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रह रहे, सिंगल पेरेंट्स है, तो इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट भी नहीं हो रही है चीजें, तो ये सब दिक्कत है,
तो आजकल ये सब एक्सपेक्टेशन जो है वो स्कूल से है, एजुकेशन सिस्टम से है, कल्चर प्रिजर्वेशन भी, ठीक है। तो ये नीड भी फुलफिल होना चाहिए। दूसरा होम मेंबरशिप, ठीक है, मतलब होम क्या है, होम या फैमिली है वो लिंक है मतलब उस बच्चे के बीच में और सोसाइटी के बीच में वो फैमिली वो लिंक है, ठीक है। तो ये सोशल यूनिट है एक कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी की वो होना चाहिए। स्कूल करिकुलम लर्नर को एक इफेक्टिव और सेटिस्फाइंग मेंबर ऑफ फैमिली बनाने के लिए भी सिखाए चीजें, स्किल्स सिखाए, ठीक है। एक अच्छा मेंबर फैमिली का अच्छा मेंबर आगे चल के एक सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है, ठीक है। लेजर टाइम को, मैंने बार बार बोला, लेजर टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ये लोगों को नहीं पता। फ्री टाइम को कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है ये लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो ये होना चाहिए अपने फ्री टाइम को, लेजर टाइम को, ठीक है, वर्ड्सली कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए। एमलेस होना, खाली फालतू बैठे रहना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए कि फ्री बैठे हैं, फालतू बैठे कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। लेजर टाइम में कुछ करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, कुछ तो होगा। अगर गाने सुनने का शौक है, गाने का शौक है, वो करो, कुछ तो करो, ठीक है। तो ये चीज, फिर एक्टिव सिटीजनशिप, वेरी गुड, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका करिकुलम का। सोसाइटी की डिमांड क्या है, सिटीजन हो वो एक्टिव हो। अगर वो कुछ गलत देख रहा है, होता हुआ करता हुआ, कोई बस है ओवर स्पीडिंग कर रही है, स्कूल बस है, नंबर दिया होता है, तो आप सोचो कि उसमें आपका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है। उसमें दूसरों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ओवर स्पीडिंग अगर हो रही है तो यू कैन कॉल द स्कूल। बसेस के ऊपर नंबर दिया हुआ होता है, पर नोबडी इज डूइंग, ठीक है। सबको अपनी लगी पड़ी है, सब जा रहे हैं रोड पे, ठीक है, सबको अपनी जल्दबाजी है, किसी को दूसरे से मतलब ही नहीं, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। तो ये चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो कोई रुक के देखता भी नहीं है, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। तो ये सब जो मेंटालिटी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो एक्टिव सिटीजनशिप, एक अच्छा नागरिक, एक एक्टिव नागरिक, ठीक है। तो ये है जो डिमांड्स हैं। फिर और क्या डिमांड है, ट्रेडिशनल डिमांड ऑफ सोसाइटी हो गई, ट्रेडिशनली है जो। अब मॉडर्न डिमांड में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस है, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्रियल स्किल डेवलप हो बच्चों में, मशीन्स को, टूल्स को हैंडल करना आता हो, ठीक है। अर्बनाइजेशन में, ठीक है, टाउन कैसे ग्रो करता है, सिटीज में कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये सब चीजें जो है बच्चों को ये भी पता होनी चाहिए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी चेंज सोसाइटी की डिमांड है, ठीक है। तो मैंने बोला जैसे हमारे टाइम पे कंप्यूटर बहुत बाद में पढ़ाया जाता था, आजकल फर्स्ट क्लास से ही कंपलसरी है। तो जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आ रही है ना, उसको पढ़ाना, बताना बच्चों को, यूज ऑफ एआई और बाकी सब चीजें, ठीक है। ह्यूमन इकोलॉजी, मेन मेड एनवायरमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमन। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या वो हुआ है, इम्पैक्ट कैसा हुआ है, जैसे आजकल छोटी फैमिलीज हैं, डिलेड मैरिजेस हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड है, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फैमिली, इन सब में चेंज आया है। तो करिकुलम में भी उन चीजों को चेंज करना जरूरी है। पहले की बुक्स में देखना, हिंदी इंग्लिश की बुक में जो कहानियां होती थी मोस्टली बॉयज के बारे में होती थी, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। अब बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो वुमेन के बारे में है, ठीक है। तो थोड़ा सा जेंडर जो इनइक्वालिटी कह लो आप थी, ठीक है, वो सब थोड़ा सा चेंज आया है, चीजों में चेंज आया है। एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि आजकल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत मेजर चीज हो गई है। तो करिकुलम में आपको ये टॉपिक्स हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का टॉपिक मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ रेन एंड वाटर का मिलेगा, सॉइल इरोजन, ठीक है, ये सारे टॉपिक, पॉल्यूशन, वाटर एयर केमिकल पॉल्यूशन, ये सब का टॉपिक आपको करिकुलम में मिलता है, क्योंकि सोशियोलॉजी और सोसाइटी की डिमांड है, ठीक है। सोसाइटी की डिमांड है, स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, ठीक है। तो और पेरेंट्स कार से जाते हुए ऐसे रोड पे फेंक दे रहे हैं, तो क्या करोगे, करिकुलम में इंक्लूड करके टीचर ने समझा भी दिया तो देखो वो पेरेंट्स कौन थे, क्योंकि वो फिर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है। लेकिन ये बच्चा अगर अच्छे संस्कार दिए जाए, स्कूल में सिखाया जाए, बताया जाए, तो ये एक अच्छा सिटीजन बनेगा, तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अच्छा कुछ करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर मैंने बोला सोसाइटी की डिमांड में आती है नेशनल लीडरशिप। अब जैसे मैंने बोला मोदी जी के सामने कोई दूसरा कंपटीटर है ही नहीं, ठीक है, हारना जीतना इज अनदर थिंग, पर कोई खड़ा तो हो, कोई ऐसा इंसान तो हो जो लगे कि हाँ
कि मतलब टक्कर देने वाला, ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज्यादा कमी है, ओनरशिप, लीडरशिप है, ओनरशिप है, ये सब की बहुत कमी है, ठीक है। तो ये सब है सारा, ठीक है। तो सोसाइटी की डिमांड में एक और आ गया, देखो इसमें मेंशन नहीं है, जैसे आजकल बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो करिकुलम में पूरा डाइट का चैप्टर है कि क्या खाने से क्या बीमारी होती है, और कौन से ग्रीन वेजिटेबल में, फ्रूट में कौन से विटामिन होते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है, या नहीं खाओगे तो कौन सी बीमारी होती है, ये सभी करिकुलम में आजकल इंक्लूडेड है, ठीक है। फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू है आजकल बाहर के चीजों के खाने की वजह से, पहले लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे, आजकल बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजिकल बेस, क्या क्या पढ़ा हमने, फिलोसफिकल बेस पढ़ा, फिर सोशियोलॉजिकल बेस है, सोसाइटी की जो नीड्स है, डिमांड्स है, उसके हिसाब से करिकुलम में, ठीक है, चेंज आया है। फिर हम देखते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बेस में आता है तीन थ्योरीज है इनमें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर थ्योरीज पढ़ी है, थोड़ा ध्यान से। बिहेवियर साइकोलॉजी हमने स्किनर और थॉर्नडाइक का पढ़ा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था, ठीक है, कंडीशनिंग पढ़ी थी अपने दोस्तों से, पढ़ी थी स्किनर की और थॉर्नडाइक की, ठीक है। एक डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था, एक माउस वाला एक्सपेरिमेंट था, याद है सबको? यस मैम। ठीक है। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि डिजायरेबल बिहेवियर को हम बाहर ला सके, मतलब हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे वो डॉग और कैट है, माउस है, तो अगर उसकी जगह हमारे स्टूडेंट है, तो हमें जो उसको सिखाना है उसके लिए अगर हम रेगुलर वे में चीजों को रिपीटेडली कराते रहे, तो जो लर्निंग आउटकम आना चाहिए वो हमें मिलेगा एक न एक दिन, ठीक है, तो ये चीज मिलेगी। तो इस हिसाब से, ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों का करिकुलम में ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। रीमेडिटेशन होना चाहिए, स्किल एक्विजिशन, स्किल सिखाना, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ बेसिक और एडवांस लर्निंग, ठीक है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड क्या पढ़ा रहे हो, करिकुलम में क्या डाला है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, पर्टिकुलर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म तो ये होता है कि चलो ये चीज पढ़ाई है बच्चे को, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है, तो क्लास के बाद बच्चे को फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आ जाएगी, इक्वेशन लिखना आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, साइंस अगर पढ़ रहा है बच्चा तो वो रैशनल थिंकिंग रखेगा, लॉजिकली सोचेगा चीजों को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होना चाहिए जो लर्नर की एबिलिटी को सूट करे, ठीक है। हर बच्चा एक जैसा नहीं है, तो जो टीचिंग मेथड स्ट्रेटजी आप सिलेक्ट करते हो ना, उस हिसाब से होना चाहिए। डायग्नोजिंग, असेसिंग एंड रीअसेसिंग द लर्नर नीड, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने पढ़े थे, याद है अगर आपको, ठीक है, डायग्नोसिस करना, एसेस करना, रीअसेस करना, ताकि आप बच्चे की जरूरत को समझ सको। करिकुलम को प्लान करना, ठीक है, कंटेंट को सीक्वेंस में अरेंज करना, मटेरियल्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है, ये होना चाहिए, साइकोलॉजिकल उसमें बेस पे है, तो कुछ कुछ बच्चों को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और सिस्टमेटिक डिजाइन होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है। साइमुलेशन, माइक्रो टीचिंग, कॉम्पिटिटिव बेस्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए टीचर एजुकेशन में। अब मैंने बोला ना कि मैं मुझे अगर करिकुलम दिया जाए बीएड का, तो मैं क्या करना चाहूंगी, मैं चेंज करना चाहूंगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा डालना चाहूंगी। इसमें यही बात बोला गया कि अच्छा लर्नर तैयार करना है तो टीचर जो है उसको साइमुलेशन, ठीक है, साइमुलेशन, माइक्रो टीचिंग, ये सब कराना चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए टीचर की, ठीक है। साइमुलेशन आपको याद है क्या था, साइमुलेशन टेक्निक्स क्या थी? यस मैम, वो रियल लाइफ सिचुएशन साइमुलेशन, जैसे क्रिएट करते हाँ, नकल करना हो, तो जैसे प्यूपिल टीचर है, आपको आप लोग टीचर बनके पढ़ाओगे तो साइमुलेशन। माइक्रो टीचिंग में हमने पढ़ा था, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्किल्स होती है, हमने देखा था वॉइस मॉड्यूलेशन देखा था, क्वेश्चनिंग स्किल्स होती है, इलस्ट्रेशन स्किल्स होती है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना। तो ये सब चाहिए। यस मैम। इंट्रोडक्टरी स्किल होती है कि आप अपने चैप्टर को जाके या टॉपिक को जाके क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, ये भी एक स्किल होती है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, ठीक है। अब देखो ये पहले जो हमने पढ़ा वो बिहेवियर साइकोलॉजी थी, ठीक है, लर्नर के बिहेवियर पे फोकस कर रहे थे।
आप बहुत सारे जो बनाने बैठते हैं ना करिकुलम, वो लोग ज्यादातर कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटीज को एनहांस करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, बिहेवियर पे कम करते हैं, ठीक है, पर करना चाहिए। जितना आप कॉग्निटिव पे कर रहे हो, बिहेवियर पे भी फोकस करना उतना ही जरूरी है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में क्या क्या देखा जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग याद है? डाइवर्जेंट थिंकिंग थी जहां पे एक पॉइंट से हर तरफ से एरो निकल रहा था, मतलब एक चीज को अलग अलग तरीके से सोचने की कैपेसिटी, दैट इज फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कोई चीज है उस पर आप सोच सकते हो, अपने व्यूज दे सकते हो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीजों को हर एस्पेक्ट से एनालिसिस करके देखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। इमेजिनेशन डेवलप करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना और परसेप्शन डेवलप करना, ये हो गया कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल के। उसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसमें ठीक है किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में हम अपने फीलिंग्स की, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में स्कूल करिकुलम को क्या प्रमोट करना चाहिए, बच्चे के अंदर जो एटीट्यूड है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, बच्चे को अपने बारे में पता होना चाहिए, फ्रीडम टू लर्न, उसको सीखने के लिए, लर्निंग के लिए फ्रीडम देनी है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वैल्यूज का क्लैरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। जैसे हमने साइकोलॉजी में एरिक्सन की थ्योरी में हमने पढ़ा था ना कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पर जान बचाने के लिए चोरी करना है तो दैट्स ओके, ठीक है ना। तो वैल्यूज की क्लैरिफिकेशन, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हम वैल्यू क्लैरिफिकेशन, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए बोलनी पड़ रही है तो बोल सकते हो, दैट इज वैल्यू क्लैरिफिकेशन, ठीक है। रिजिड नहीं है कि नहीं बोलना है, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकमिंग अ पर्सन, मतलब एक अच्छा पर्सन बनना, ठीक है। और सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को आप डायरेक्ट कर सको, अपने आप को कंट्रोल रख सको, मतलब बेसिकली सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को डायरेक्ट आप कर सको, तो ये है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या था आपको याद है? कंस्ट्रक्टिविज्म में हम क्या करते थे, हम लर्निंग बाय किसी, डूइंग, हाँ बताइए। हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देते थे, लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट होता था इसमें। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसका एज प्रॉब्लम की फॉर्म में हम बच्चों के सामने रखते थे, फिर बच्चे उसका आंसर ढूंढ के लाते थे, फिर हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, ठीक है, बच्चों के आंसर सुनते थे, फिर करेक्ट करते थे, फिर एक फाइनल कंक्लूजन देते थे, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता था, ठीक है, रेसिपिएंट नहीं होता था, मतलब पैसिव लर्नर की जगह एक्टिव लर्नर होता था, ठीक है। तो करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लर्नर जहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अभी साइकोलॉजिकल बेस से क्या इफेक्ट पड़ता है आपके करिकुलम में, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होती है। ब्लूम्स की इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की साइड याद है आपको, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सब था, याद आ रहा है, ठीक है। वो सब डिसाइड करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है, कंटेंट डिसाइड करने में भी साइकोलॉजी हेल्प करती है, ठीक है। कौन से स्टेज में है बच्चा, उसकी कितनी ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो क्या समझ पाएगा, पियाजे से भी पढ़ा था हमें याद है, ठीक है। तो उस हिसाब से कंटेंट डिसाइड होता है, साइकोलॉजी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। टीचर की मेथड, कौन से मेथड से पढ़ाना है, ये भी साइकोलॉजी की नॉलेज की डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, चाइल्ड साइकोलॉजी तक कि आप अपने मेथड्स को डिसाइड करने में वो आपको हेल्प करे। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव लेवल है, समेटिव लेवल, कैसा इवैल्यूएशन कराना है, ठीक है, ये भी डिसाइड होगा आपका जब आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पता होगी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ आपका बेसिस ऑफ करिकुलम भी खत्म होता है, बेसिस ऑफ करिकुलम भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, जस्ट वेट अ सेकेंड।
अभी क्या है आपका, अभी है डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। ठीक है, अप्रोचेस क्या क्या है, ठीक है, करिकुलम थ्योरी के लिए डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या है वो हम देखेंगे। ट्रेडिशनल है एक अप्रोच, एक लर्नर ड्राइवन अप्रोच है, क्रिटिकल अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल वाला थोड़ा सा हम कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, ट्रेडिशनल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 117 पे ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, आपको क्या लगता है? ट्रेडिशनली था, पुराने टाइम में था, ट्रेडिशनल था, उसमें करिकुलम अगर कोई बनाने के लिए बैठता ग्रुप में, पैनल है, तो किन चीजों पे ध्यान देते थे? देखो बहुत पहले तो ना ये जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ना बच्चों के बारे में, ये नहीं सोचा जाता था। ठीक है, मेनली था टीचर सेंटर्ड अप्रोच था। ठीक है, जो बनाया जाता था करिकुलम उसमें टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लर्नर के इतना इंटरेस्ट का, ठीक है, या बाकी चीजों का ध्यान कम रखा जाता था। तो ये चीज होती थी ट्रेडिशनल अप्रोच में। ठीक है, पर अब लर्नर ड्राइवन अप्रोच है आजकल जो है वो बच्चों के बारे में सोचा जाता है ज्यादा। पहले था जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच था, ट्रेडिशनल था जो रोड मेमोराइजेशन को, ठीक है, इंक्रीज करता था, और बहुत ही नैरो करिकुलम होता था, वाइड नहीं होता था, वास्ट नहीं होता था, सिर्फ बुकिश नॉलेज होती थी। ठीक है, ये चैप्टर है, इसको याद कर लो, पढ़ लो, ये पेपर दे दो, नंबर आ जाएंगे, बात खत्म। उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी और बाकी चीजें नहीं होती थी। ठीक है, आज का करिकुलम बहुत ज्यादा वास्ट है। पहले का करिकुलम बहुत ज्यादा नैरो होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में। जो मेथड्स होते थे, ठीक है, वो भी टीचर एक ही लेक्चर मेथड मोस्टली यूज कर लेती थी, तो एक दो मेथड है वही यूज होते थे ट्रेडिशनली, जिनसे वो सारे सब्जेक्ट के लिए वही मेथड यूटिलाइज कर लेते थे, जो भी सही नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी। कोर सब्जेक्ट जो इंक्लूड होते थे मेनली, ठीक है, ट्रेडिशनल करिकुलम में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, सोशल साइंस, ये सब होता था। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, ठीक है, ये सब होता था। और एक प्रोग्रेसिव वे में धीरे धीरे उसको डिजाइन किया जाने लगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या किया गया, धीरे धीरे मॉडिफाई किया, टीचर सेंटर से उसको क्या किया गया, लर्नर सेंटर पे चेंज हो गया। ठीक है, फील फ्री टू मॉडिफाई हो गया, धीरे धीरे वो मॉडिफाई हो गया, चेंज आ गया। पर ट्रेडिशनल अप्रोचेस में देखो देखो कुछ सब्जेक्ट्स जो फिक्स थे, इतनी जो डाइवर्स करिकुलम आजकल हमें मिलता है ना, ऑप्शन मिलता है चूज करने के लिए, आजकल के बच्चों को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। पहले इतना ऑप्शन नहीं होता था, फिक्स सब्जेक्ट्स थे जो सारे बच्चों के एक जैसे ही थे, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, नोबडी इज आस्किंग। ठीक है, 9th क्लास में आए हो, 8th क्लास में आए हो, ये 5 सब्जेक्ट फिक्स है या 6 सब्जेक्ट फिक्स है, तो वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल करिकुलम में जो डाइवर्स करिकुलम का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता था, फिक्स सब्जेक्ट्स होते थे, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता था, टीचिंग मेथड्स वही एक दो हैं होते थे, लेक्चर मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड है। ठीक है, इसी से ही सारे सब्जेक्ट्स को कराया जाता था। ठीक है, रोड मेमोराइजेशन को फोकस ज्यादा किया जाता था। ठीक है, उसमें इतना एक्टिविटीज वगैरह इंक्लूडेड नहीं होती थी उस टाइम पे करिकुलम में, जो हम करिकुलम बोलते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो सब चीजें ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी वहां पे। स्टैंडर्ड बेस्ड होता था। ठीक है, स्टैंडर्ड बेस्ड ज्यादा होता था, लर्नर सेंटर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड सेंटर्ड आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड सेट है उसको फॉलो करना है, रूल सेट है उसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे मैथ्स एजुकेशन मोस्टली फॉर्मूले रटो अप्लाई करो, इस पे ज्यादा फोकस था। ठीक है, आजकल क्या करते हैं, मैथ्स भी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे क्यूबॉइड वाले जो क्वेश्चन वगैरह होते थे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ रहता था।
ठीक है, अपना फॉर्मूला लगाओ, अपना सॉल्व करो। होते थे वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं होते थे, पर आजकल जितना प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं ना, इतना नहीं होते थे। ठीक है, आजकल जैसे मैंने देखा है क्वेश्चंस उसमें होते हैं स्विमिंग पूल की जो लाइन पर दे दी है और बोला कि इतने हाइट तक पानी भरना है, तो कैपेसिटी कितनी है, कितना होल्ड करेगा वाटर। अल्टीमेटली पानी जो हाइट पे जाएगा वो ठीक, वो हाइट की ही बात है, तो जो पानी बहता है ना उसी को ऐसे हाइट लेना है। तो आजकल के जो क्वेश्चंस है ना बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, बहुत डे टू डे लाइफ वाली चीज होती है। ठीक है ना, बच्चा वो वहां जा रहा है स्विमिंग पूल में, देख रहा है चीजें, पानी की हाइट, और हमारा थोड़ा सा जैसे वो होता था उस टाइम में, मैं खुद कंपेयर कर पाती हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच में, जैसे आपको दे दिया कि एक बॉक्स है, क्यूबॉइड है, ठीक है, उसकी इतनी हाइट है मेंशन्ड है, या टेबल से इतनी हाइट है ऐसे, या फ्लोर से इतनी हाइट है ऐसे मेंशन कर देंगे, फ्लोर के आजकल की क्वेश्चंस है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब आपका प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के टाइम में कुछ नहीं होता, थ्योरेटिकल अप्रोच जाता था। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो उसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें भी अलग अलग अप्रोचेस है। कंटेंट अप्रोच, कंटेंट पे फोकस ज्यादा है। ठीक है, कि कंटेंट क्या क्या इंक्लूड किया जाए करिकुलम में। ठीक है, तो कंटेंट पे फोकस ज्यादा होता था, ये सब्जेक्ट डालना है तो ये डालना ही है, ये टॉपिक डालना है। ठीक है, तो कंटेंट अप्रोच। फिर आता है प्रोडक्ट अप्रोच। ठीक है, प्रोडक्ट अप्रोच में जो करिकुलम बनके तैयार होता है दैट इज कॉल्ड आपका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट है आपका प्लानिंग प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर जो प्रोडक्ट बन के आया ना उसको फोकस ज्यादा होता है, ये होना चाहिए इस क्लास का प्रोडक्ट हमारा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई लर्नर सेंटर्ड अप्रोच लगाया जा रहा है, ना ही कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, प्रोसेस अप्रोच में जो प्रोसेस है करिकुलम के बनने का उस पे फोकस ज्यादा होता था। ठीक है, जैसे कौन करिकुलम डिसाइड करेगा, ठीक है, assumptions क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाए जाएंगे, तो प्रोसेस पे फोकस ज्यादा है। अगर प्रोसेस अप्रोच से चलते हैं तो प्रोसेस पे फोकस ज्यादा रहेगा। लर्निंग जो है उसको कैसे असेस किया जाएगा, असेसमेंट के तरीके कौन से रहेंगे। ठीक है, प्रोग्राम की अचीवमेंट को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, रहेगा, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड करते हैं तो मेनली फाइनल आपका सारा फोकस प्रोडक्ट पे होगा कि फाइनली करिकुलम कैसा बनकर तैयार हो रहा है। प्रोसेस पे रहेगा तो आप प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करोगे कि कौन है मेंबर, कौन करिकुलम जो तैयार कर रहे हैं इस पैनल में कौन कौन से मेंबर लिए गए हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के हैं नहीं है, कैसे किया जाएगा काम, प्रोसेस पे फोकस ज्यादा है। और ट्रेडिशनल में अगर कंटेंट पे लेते हैं तो सारा फोकस कंटेंट पे है। ठीक है, कंटेंट पे सारा फोकस है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास से लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे की क्लास से लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका कंटेंट, सारा फोकस जो है वो कंटेंट पे ही होता है। ठीक है, तो ये सारे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। बाकी दोनों जो अप्रोचेस हैं लर्नर ड्राइवन अप्रोच, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, लर्नर ड्राइवन और क्रिटिकल अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो किसी को, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। सांख्य वेदांता फिलोसफी पढ़िए आप लोग। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ उसको प्रॉपर वे में थोड़ा भेज दूंगी, तो उसमें से आप कर लेना सांख्य वेदांता। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।